दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। बस अब 2 दिन बच गए हैं 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में, और इसीलिए प्रीलिम्स के पहले मैं सोचा कि नेशनल करंट अफेयर्स आपका रिवाइज करा दूँ। तो बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको साइंस एंड टेक का ये वीडियो है, इसके बाद में और भी लेके आ जाएंगे। ये 15 पेज का बस डॉक्यूमेंट है दोस्त, है ना। और इसमें साइंस एंड टेक आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुलेट पॉइंट में एक न्यूज़ आइटम हमारा खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही क्रिस्प डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई ए एस अंडर स्कोर वैली है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको हम लोग मतलब 1 घंटा के अंदर में सारा चीज़ पढ़ लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप लोग आराम से इसको देख लीजिए, कहीं भी ट्रैवल भी कर रहे होंगे तो भी आप देख सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। स्टार्ट करने के पहले बस 10 सेकंड लेंगे दोस्त। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा कितना आया, नंबर क्या हुआ। तो मेरा जो है रिटर्न में 497 मार्क्स आया था। 69 बीपीएससी में 188 मेरा GS1 में था, GS2 में 149 और एसए में 160, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था। और इसमें 497 होता है। इंटरव्यू में अगेन थोड़ा सा हमको कम ही देता है, तो 70 मार्क्स इंटरव्यू में, टोटल 567 हुआ था। कट ऑफ आपका 552 था जनरल का, तो मतलब सिलेक्शन तो आराम से होता है। लेकिन मैं बस बोला था आपको ना कि डीएसपी और कारा अधीक्षक वाला भरा था, और उसमें 10-15 सीट ही था, इसीलिए मेरा उस लिस्ट में नाम नहीं है। बट एनीवे इट हैपेंस। बट मैं जो बोला था बिहार स्पेशल वाले वीडियो में कि अभी बीपीएससी का ऐसा नहीं है कि हमको सिलेक्शन रोक दे, वो बिल्कुल सही बात निकली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आपका न्यूज आइटम है HD 63433D। ये क्या है? एक अर्थ लाइक एक्जो प्लानट है। एक्जो प्लानट क्या होता है? वो सारे प्लैनेट्स जो सन को नहीं किसी और स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो HD 63433D अभी डिस्कवर किया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट है एक्जो प्लानट। जितना भी एक्जो प्लानट हमने डिस्कवर किया है उसमें ये यंगेस्ट है। 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है बस ये। हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ना। तो उसके कंपेरिजन में बहुत ही यंग है। ये कॉन्स्टेलेशन जेमिनी में हमको मिला है, और ये क्लोजेस्ट है अर्थ से, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एक आपका डिस्कवरी हो गया। जापान के कुछ साइंटिस्टों ने अभी एक कॉस्मिक रे इवेंट डिटेक्ट किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है अमातेरासु। अमातेरासु जापान में सन गॉड के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो एनर्जी जो इस इवेंट का है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला ये इवेंट था, उसको डिटेक्ट किया है। आपको पता है कि हमारा फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर आपको सर्न स्विट्जरलैंड में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ पे वो पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं हम लोग। 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल होता है जिसमें हम लोग प्रोटोन ये सबको एक्सेलरेट कराते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड तक उसको लेके जाते हैं। और वहाँ से फिर हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कवरी भी होती है। जैसे 2012 में जो हिग्स बोसोन का डिस्कवरी हुआ था वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से ही हुआ था। तो इससे जो एनर्जी निकलती है उससे भी 40 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी अमातेरासु का है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ओके, कि कॉस्मिक रे इवेंट का नाम अमातेरासु है। इसको जापानी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है? जब न्यूट्रॉन स्टार, दो न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल मर्ज करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका रिलीज होता है, और उसी को हम लोग किलोनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों सुपरनोवा। सुपरनोवा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला इवेंट होता है। किलोनोवा इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ नोवा, सुपरनोवा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सुपरनोवा इतना बड़ा एनर्जी तो इसमें नहीं होता है, बट इट इज़ लाइक अच्छा खासा इसमें भी रेडिएशन आपको एनर्जी निकलता है। तो जब दो न्यूट्रॉन स्टार मिले, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल। व्हाट इज न्यूट्रॉन स्टार? न्यूट्रॉन स्टार देखो, कोई भी जो मैसिव स्टार होता है उसका अगर कोर कोलैप्स करता है, जब उसका कोर कोलैप्स करता है, क्योंकि देखो स्टार के अंदर में क्या होता है, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बन रहा होता है, हीलियम फिर और आगे जाता है, तो फ्यूजन रिएक्शन चलता है। जैसे सन में भी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है। लेकिन एक टाइम के बाद में ये जो हाइड्रोजन ये सब है, ये सब खत्म हो जाता है कोर में। तो उसके बाद में क्या होता है, कोर कोलैप्स कर जाता है, बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ग्रेविटी के दबाव में वो कोलैप्स कर जाता है। जब वो कोलैप्स करता है तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। और ये मैसिव स्टार के केस में होता है। जब इस एक्सप्लोजन के बाद में जो बचता है चीज़, उसको जो रेमिनेंट है, उसी को हम लोग न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। उसका बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है, 10-20 किलोमीटर बस उसका रेडियस होता है, लेकिन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा। उसी को हम लोग न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार अगर रोटेट करने लगे दोस्त, अगर ये रोटेट करने लगे न्यूट्रॉन स्टार, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सार्स। तो पल्सार्स
पल्सार्स आर नथिंग बट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है? व्हाइट ड्वार्फ जो है ना, बिल्कुल न्यूट्रॉन स्टार की तरह होता है, बट वो जो ओरिजिनल स्टार है उतना मैसिव नहीं होता है। न्यूट्रॉन स्टार में मैसिव स्टार क्या होता है? कोलैप्स करता है। व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है? जब उतना मैसिव स्टार नहीं हो और उसका न्यूक्लियर फ्यूल, अंदर का कोर का जो फ्यूल है वो खत्म हो जाए, हाइड्रोजन खत्म हो जाए, तो आउटर लेयर जो उसका होता है वो इजेक्ट कर देता है नेबुला के फॉर्म में, और फिर उसका जो कोर बचता है वो कोलैप्स करता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट ड्वार्फ बनता है। और इसका रेडियस उतना भी कम नहीं होता है, इसका रेडियस आपको मतलब अर्थ के बराबर लगभग आपका, तो ये उतना डेंसिटी वाला नहीं होता है जितना न्यूट्रॉन स्टार होता है, बट ये भी डेंस डेंस तो होता ही है, ये आपको पता चल गया। कर्मन लाइन क्या होता है दोस्तों? कर्मन लाइन ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अर्थ का हम लोग अलग अलग लेयर्स पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये सब। तो 100 किलोमीटर के आसपास में एक इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग बनाते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है और ये आउटर स्पेस क्या है। स्फीयर है जो डिमार्केट करता है ये लाइन, उसी को हम लोग कर्मन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपने क्रॉस कर दिया तो आप एस्ट्रोनॉट कहलाते हो। तो एटमॉस्फेयर में तो नेशनल हमारे जो लॉज होते हैं वो काम करते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर से कौन जा सकता है, ये सब हमारे नेशनल लॉज डिसाइड करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान वगैरह कभी कभी जो है ना हम लोग को अलाउ नहीं करता है उसके जो है एयर स्पेस में फ्लाई करने से। बट जो कर्मन लाइन को क्रॉस अगर आपने कर दिया तो आउटर स्पेस का पार्ट हो जाता है, वो फिर इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी ये सबसे डिफाइन होता है। नासा का पहला एक रोबोटिक लूनर रोवर इन्होंने सोचा था कि 2024 में हम लोग ये लॉन्च करेंगे, जो कि मून का जो साउथ पोल है उसको जाके एक्सप्लोर करेगा। साउथ पोल में आउटर उसके जो आइस वगैरह हैं वो सब चीज़ों को मैप करेगा और देखेगा कि क्या पोटेंशियल है वहाँ पे, बट इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट था। तो वाइपर क्या है? रोवर है, मून का फर्स्ट रोबोटिक लूनर रोवर। देखो हम लोगों ने चंद्रयान जब लॉन्च किया तो आपको पता था कि विक्रम जो है एक लैंडर था जो लैंड करता है, और उसके ऊपर में प्रज्ञान क्या था? रोवर रखा हुआ था जो क्रैब की तरह जो है अपना चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वाइपर रोवर भी वही था नासा का, लेकिन इन्होंने कैंसिल कर दिया इसको, दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लूनर गेटवे स्टेशन क्या है? अभी देखो नासा का एक आर्टेमिस प्रोग्राम है जिसमें वो ह्यूमंस को फिर से मून पे लेके जाना चाहते हैं। आपको पता है कि अपोलो मिशन जो है उसने पहली बार ह्यूमंस को मून पे लेके गया था, ठीक है, जिसमें आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन गए थे 1969 में। तो ये आर्टेमिस मिशन जो है ना फिर से लेके जाना चाहता है ह्यूमंस को मून पे, और ये नासा का प्रोग्राम है। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे एक ना ऐसा स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। स्पेस स्टेशन क्या होता है? एक सैटेलाइट टाइप का होता है जहाँ पे आप मतलब लाइक कोई भी एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, रिसर्च वगैरह कर सकता है। तो अभी जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, वो क्या है? अर्थ को ऑर्बिट करता है, और वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, 400 किलोमीटर के आसपास में है। ये जो लूनर गेटवे स्टेशन है ये मून को ऑर्बिट करेगा, ये जो सैटेलाइट होगा ये मून को ऑर्बिट करेगा, और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो वो मून से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। और ये पहला ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो लो अर्थ ऑर्बिट के बाहर बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज विद इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो ये आपको लूनर गेटवे स्टेशन जो है आपको ये नासा का है और ये आर्टेमिस प्रोग्राम का कंपोनेंट है, ठीक है। इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर क्या है? अभी हम लोग ये ट्राई करना चाह रहे थे कि जैसे मार्स का जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग ये ट्राई करना चाह रहे थे कि मार्स पे अगर हम लोग कोई हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहे तो उड़ पाएगा कि नहीं। तो क्या किया नासा ने? एक रोवर भेजा मार्स पे, परसिवरेंस रोवर। रोवर जो जाके मतलब ऐसे वॉक करेगा, अपना घूमेगा फिरेगा मार्स के सरफेस पे। उसी रोवर पे एक इन्होंने क्या किया? हेलीकॉप्टर को भी लेके छोड़ा। अब मार्स पे जब वो रोवर लैंड किया, घूमा, तो उसके बाद में हेलीकॉप्टर बाहर आया। अब ये हेलीकॉप्टर जो था सन से पावर्ड था, ठीक है। और ये क्या किया कि वहां पे उड़ान भी भरा। इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर जो था इट टुक फ्लाइट, तो दैट वाज अ सक्सेस। और इसको बाद में जो है फिर इसको डिकमीशन कर दिया गया, क्योंकि जितना सोचा था नासा वालों ने कि इतना फ्लाइट लगवाएंगे उससे ज़्यादा फ्लाइट इसने मार दिया, 70 के आसपास में इसने फ्लाइट्स टोटल करी, तो इट वाज अ सक्सेस थिंग। GSAT-20 क्या है दोस्तों? हमारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये रिमोट कनेक्टिविटी के लिए है। रिमोट कनेक्टिविटी जहाँ पे हमें जो है नेटवर्क इश्यू थोड़ा रहता है उसके लिए है। ये हाई थ्रूपुट यूज करता है। देखो टिपिकल जो आपका सैटेलाइट होता है उसमें जो बीम होता है एक
बीम आता है और वो एक बड़े एरिया को कवर करता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ आपका जो है फ्लक्चुएट होता है। जो हाई थ्रूपुट वाला जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, अलग अलग बीम्स जो है वो फेंकता है, अलग अलग एरिया को, पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया को टारगेट करता है, जिससे क्या होता है कि उनका सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। तो दैट इज हाउ हाई थ्रूपुट सैटेलाइट। थ्रूपुट इज क्या होता है, मतलब आउटपुट की तरह आप समझो, हाई आउटपुट वाला जो है सैटेलाइट। इनसैट 3DS क्या है दोस्तों हमारा, एक ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, हमारा जो इसरो और IMD के द्वारा ये कोलैबोरेशन से ये इनसैट वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो जब IMD आ गया तो मतलब क्या होगा, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, ये सब में ये हेल्प करेगा इनसैट वाला, ठीक है। दैट इज द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जब सब कोई अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहे, तो हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। स्पेस स्टेशन इज नथिंग बट एक सैटेलाइट है जो और ऑर्बिट कर रही है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है ना। और वहाँ पे बेसिकली इनहैबिटेबल है, मतलब वो सैटेलाइट में जाके एस्ट्रोनॉट वगैरह जो है अपना कुछ स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये 2035 तक हम लोग बनाने का सोचे हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। एक्सपोसैट, एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट, ये क्या है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन है, जो कि हम इससे क्या करना चाहते हैं, एक्सरे पोलराइजेशन, जैसा कि नाम में है इसके, पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स में से जो भी एक्सरेज एमिट हो रहा है। आपको पता है कि रेडिएशन हर जगह से आपको आ रहा है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि आपको कैसे जो है गामा रे होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है, विजुअल रे होता है ना। उसके बाद में इंफ्रारेड होता है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसी में एक्सरेज का जो है ना हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक्सरे आपका वेव आया, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डालते हो तो उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे हमें पता चलता है उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग एक्सपो सैटेलाइट इसीलिए लॉन्च किए हुए हैं, बिकॉज वी वांट टू स्टडी दोज फिनोमेना सच एज ब्लैक होल्स, वो बनता कैसे है, उससे कितना जो है वेव्स आ रहा है, न्यूट्रॉन स्टार्स। तो इससे हमें जो है ना यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता चल पाएगा। तो दैट इज आवर एफर्ट। सिग्नस X1 क्या है, ये एक ब्लैक होल का सिस्टम है। सिग्नस X1 क्या है, ब्लैक होल का एक सिस्टम है। और इससे जो है जो भी वेव्स निकलती है, हम लोगों ने अभी देखा ना कि जो एक्सरे जो वेव्स निकलती है, तो इसको हमारे एक सैटेलाइट ने, हमारे एक टेलीस्कोप ने, एस्ट्रोसैट ने क्या किया है, इसको मेजर किया है। जो सिग्नस X1 से जो भी हमारा एक्सरे वेव्स निकल रहा है, उसके पोलराइजेशन को मेजर करने वाला इंडिया का स्पेस टेलीस्कोप बन गया है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इंडिया का एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसने ये मेजर किया है। प्रोबा 3 मिशन क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। आपको पता है कि हर कंट्री का अपना स्पेस एजेंसी होता है, तो यूरोप का, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एक पूरा यूनियन है, तो इसीलिए उसका अपना एक कंबाइंड लेवल पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक फ्लाइंग मिशन है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि जैसे मान लो कि सन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करेगा। आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है, वो जाके जो है ना सन को छेक देगा, इक्लिप्स क्रिएट करेगा, और उससे कोरोना का स्टडी हो पाएगा सन के अंदर का। 30 मीटर, तो प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये चीज़ें याद रखेंगे। 30 मीटर टेलीस्कोप कहाँ है दोस्तों, हवाई में एक जगह है, मौना किया। मौना किया है एक हवाई में जगह है ना, वहां पे हम लोग ये 30 मीटर टेलीस्कोप वहां पे सेटअप किए हैं। ये देखिए 30 मीटर टेलीस्कोप, यहाँ पे इसका जो मिरर है वो 30 मीटर का उसका डायमीटर है, और बहुत सारे इसमें जो है ना हेक्सागोनल सेगमेंट्स इसके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर हमें एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलता है। तो ये इसमें इंडिया भी इस एफर्ट में था, US, जापान, चाइना, कनाडा और इंडिया भी, तो इसीलिए 30 मीटर टेलीस्कोप थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद में चांगे 6 मिशन, जैसे हम लोग का जैसे हम लोग का चंद्रयान 3 जो था, हम लोग मून पे जो अपना मिशन भेजे थे, तो उसी तरीके से चाइना का चांगे 6 मिशन था। चाइना का ये चांगे 6 मिशन मून के साउथ पोल पे लैंड किया, वहां से सैंपल कलेक्ट करने का मिशन था, ये सक्सेस हुआ था इनका। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हम लोग डायरेक्ट टू होम सुनते थे ना पहले, D2H, जो डिश टीवी होता था, वो क्या करता था कि सैटेलाइट से अपना जो भी हमें इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके, हमारा मोबाइल चले ना चले,
लेकिन रामायण महाभारत चलता था टीवी पे, क्योंकि D2H डिड नॉट नीड मोबाइल नेटवर्क। वो मोबाइल के टावर से वो उसको मतलब नहीं था, वो सैटेलाइट से डायरेक्टली अपना इंफॉर्मेशन लेता था और उसके बाद में ब्रॉडकास्ट होता था टीवी पे। उसी तरीके से जैसे मान लो कि हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, चाहे कहीं पे भी बहुत ही मतलब हिली एरियाज में जाते हैं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि मोबाइल टावर्स वहाँ पे नहीं है उतने मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे। तो वहाँ पे डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी अभी एक मतलब शुरुआत हुई है इसका, मतलब अभी ये टेस्टिंग फेज में ही है, जिससे कि क्या करेंगे कि भाई आपको मोबाइल टावर्स की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट टू मोबाइल आपका जैसे जो होता था डायरेक्ट टू होम सर्विस वाला D2H जैसा, उसी आपको जो है ना सैटेलाइट से ही आपको बिना इंटरनेट के आपके टीवी स्ट्रीमिंग करा सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। जैसे पहले टीवी स्ट्रीमिंग कराते थे आपके टीवी पे, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन पे भी करा सकते हैं बिना इंटरनेट के। ठीक, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह चैट करते हो तो आप देखते हो कि योर चैट इज़ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने आप अगर सेंड कर रहे हो किसी को कुछ भी, तो जब भी आपने सेंड किया ना तो कुछ फंक्शन यहाँ पे लगता है, जिससे क्या होता है ये इनक्रिप्ट कर देता है। तो अगर इसके बीच में इस रिसीवर तक पहुंचने के बीच में अगर कोई भी अगर इसको सुनना चाहे, कोई भी अगर इसको जो है मतलब चुराना चाहे इस इंफॉर्मेशन को, तो उसको बहुत ही मम्बल जम्बल टाइप का जो है ना कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि एक फंक्शन लगा के इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है, जो कि किसी को नहीं पता है कि ये फंक्शन क्या है। तो उसको पता नहीं है कि हाँ फंक्शन क्या है, तो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। और वो डिक्रिप्शन जो होता है वो आपको रिसीवर के एंड पे होता है, डिक्रिप्ट होता है फिर मैसेज, और तभी जो है वो दिखता है जो आपने मैसेज भेजा। तो दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है। जनरेटिव एआई क्या होता है, देखो दोस्तों, एआई जनरली जो आप अगर मान लो कि ऑटोमोबाइल से सबके जो प्लांट्स में अगर जाओगे, तो लोग वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स वगैरह यूज़ करते हैं कि भाई बहुत सारे उसमें ना बैच प्रोसेसेस होते हैं। कार वगैरह का अगर सेटअप करना है तो भाई कोई टायर लगा रहा है, कोई ऊपर का पैनल लगा रहा है, कोई गियर लगा रहा है, चीज़ें लगा रहा है, और बहुत सारा जो मेथड है ना ऑटोमेट कर दिया गया है, और उसके वजह से बहुत वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कम लगता है। लेकिन वो क्या है, वो बहुत ही प्रोग्राम्ड है, मतलब उसको जो प्रोग्रामिंग दी गई है वही वो काम करेगा। जनरेटिव एआई क्या होता है कि जो टेस्ट आपने इसको किया, जो इसको आपने ट्रेन किया है जितना आपने डेटाबेस पे, उसके बेसिस पे अब ये न्यू कंटेंट जनरेट करेगा, ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करता है, टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो ये सब। तो इसी को जनरेटिव, बिकॉज इट इज जनरेटिंग न्यू एंड ओरिजिनल कंटेंट। क्लियर हो रहा है बात? दैट इज द थिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी क्या है, जनरेटिव एआई है। ठीक। फ्यूल सेल क्या होता है दोस्त? फ्यूल सेल होता है कि ये जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, बैटरीज जो होते हैं, वो एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है, राइट? या फिर अगर मान लो कि कार वगैरह में हम लोग पेट्रोल डीजल भराते हैं, तो एक बार जो खत्म हो जाए तो फिर से आप भराओ। फ्यूल सेल क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी चार्जिंग थिंग। इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है। फ्यूल सेल में क्या होता है, देखो, एक तरफ एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अगर आप सेल का अगर थोड़ा सा भी बेसिक्स जानते होगे, तो एक तरफ आपका होता है एनोड और एक तरफ आपका होता है कैथोड। एनोड पे आपने मान लो हाइड्रोजन डाला, कैथोड पे आपने ऑक्सीजन डाला। हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे, ये ब्रेक करता है, और इसमें एक आपको प्रोटॉन होगा और एक आपको इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में, इफ़ यू डोंट नो इट। ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला मीडियम है, इसके थ्रू प्रोटॉन तो पास कर जाता है और ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से नहीं पास कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसी सर्किट में हमारा बल्ब वगैरह जो भी होता है, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स अस। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जाता है, तो आपका सर्किट जल उठता है, और इसके वजह से हमारे को जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर जब ये जब दोनों पहुंच गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के यहाँ पे क्या बना देते हैं दोस्तों, वाटर। तो इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो ये सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसका बाई प्रोडक्ट में बस वाटर है। ठीक है। तो मतलब इट इज़ नॉट वेरी पॉल्यूटिंग काइंड ऑफ सेल। ठीक है। बाकी सब में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के क्रम में आता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट ये सब। उसके बाद में कोल गैसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोल को हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब इसको रिएक्ट करवाते हैं, जैसे ऑक्सीजन से, स्टीम या एयर से, तो ये कोल क्या होता है, सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिन गैस क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है, मतलब ये H2CO और CO2 इसका मिक्सचर है ना। सो ये जो सिन गैस है दोस्तों, ये सिन गैस मतलब लाइक कंपेरेटिवली लेस पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि कोल जब आप सॉलिड होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होता है, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। तो ये सिन गैस इज लेस पॉल्यूटिंग। और इंडिया का टारगेट ये है कि 2030 तक हम लोग को 100 मिलियन टन्स कोल को गैसीफाई कर देना है। तो दैट इज देयर। एलईडीज क्या होता है? एलईडीज उसका लाइट एमिटिंग डायोड आपका फुल फॉर्म होता है, आपको भी पता है ये बात, है ना। लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स के डायोड होते हैं, और जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इस डायोड से तो वो क्या करता है? लाइट एमिट करता है। और वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो लाइट एमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, आपको एग्जैक्ट डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है कि कैसे वो लाइट एमिट करता है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ई इंक डिस्प्लेस क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा किंडल, और अभी बहुत सारा जो है और भी चल रहा है बहुत मार्केट में अलग अलग ब्रांड का। तो वो क्या होता है ना कि जब आप उस पे पढ़ोगे किंडल वगैरह पे तो आपको एकदम नॉर्मल रीडिंग, नेचुरल जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है उस तरीके का आपको उसमें लगता है, मतलब आंख पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है स्क्रीन का। तो ये जो ई इंक डिस्प्लेज है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंक डिस्प्लेज, जो कि एकदम ऐसा लगता है कि इंक जो है पेपर पे है, उस तरीके का ये एक्सपीरियंस देता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो है ना बहुत ही माइक्रो लेवल के, माइक्रो साइज के कैप्सूल्स होते हैं। इसका अगर आप स्क्रीन का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा होता है कि माइक्रो साइज के कैप्सूल्स होते हैं जिसमें ब्लैक एंड वाइट पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें देते हो तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे आते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई इंक जो है या टेक्स्ट जो है वहां पे क्रिएट होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि माइक्रो साइज के कैप्सूल्स, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड रहते हैं फ्लूइड में, और जैसे ही चार्ज देते हो तो वो ऊपर फ्लोट करके सरफेस पे आते हैं। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर क्या है? फिशरमैन, जो आपको पता है कि हमारा कोस्ट लाइन जो है दोस्त, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर्स अराउंड का कोस्ट लाइन है हमारा। और साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग मतलब फिशिंग करते हैं, और उसके लिए वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जाते हैं। लेकिन बहुत बार जो है ना, मतलब आपको पता है कि जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी साइक्लोन आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी पकड़ा गए। तो उसमें जब भी इस टाइप का डिस्ट्रेस अगर किसी को है, किसी फिशरमैन को, तो वो क्या करेगा कि एक अपना इमरजेंसी अलर्ट भेज सकता है, जिसके लिए ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर डैट का जो है इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो बेसिकली ये आपका नीतीश डिवाइस जो आपको मैंने पढ़ाया था बिहार के करंट अफेयर्स में, उस तरीके का थोड़ा सा ये है कि अलर्ट आप भेज सकते हो। उसके बाद में क्या है? एडवांस एडवांस्ड अडाज। अब देखो आप लोग जिसके पास मतलब साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी ना होगा, वो उसको भी पता होगा अडास क्या है, क्योंकि सब यूट्यूब चैनल देख रहा है असल की थार में क्या है, तो फॉर्चूनर में क्या है। ठीक है, तो अडास क्या होता है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होता है, मतलब कि आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देता है ये। मतलब सारा चीज़ मैनुअल अब नहीं करना है। जैसे मान लो कि इमरजेंसी ब्रेक लगाना है, मतलब किसी से टकराने वाले हो तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने का बात हो गया, या फिर अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो किसी एक लेन में आपको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए भी आपको हेल्प करता है। तो रडार, सेंसर, कैमरा, ये सब का यूज करके ये व्हीकल का भी सेफ्टी बढ़ाता है और पैसेंजर का भी। तो अडास जो है टॉप मॉडल में, जनरली कार के टॉप मॉडल को लोगे आप किसी भी कार का, तो उसमें अडास भी रहता है, खास करके एक्सयूवी 700 में। रेजुपेव टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगहों में क्या है दोस्तों की बहुत ही हिली एरियाज है, तो वहाँ पे रोड बनाना बड़ा ही मुश्किल है। तो एक दूसरा एक इनोवेशन टाइप का है ये रेजुपेव टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा जो बिटुमिनस ये सब जो चीज़ें यूज होती है उसका टेम्परेचर ये सब चेंज करते हैं, जिसकी वजह से कि इसमें जो है आसानी होती है रोड बनाने में और उसका ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर एरियाज में रोड बनाती है वो रेजुपेव टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अभी अरुणाचल प्रदेश में। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंजाई का जीनस है, एक फंजाई का ही वैरायटी है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं सॉइल हेल्थ के लिए, प्लांट में कोई भी डिजीज हो, पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये सबको यूज करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा में इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एम्पेम्बा इफेक्ट क्या है? एम्पेम्बा इफेक्ट क्या है? बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जो ठंडा पानी है वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री के आसपास ही होगा, जो ज़्यादा ठंडा है। गर्म पानी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको फ्रीज करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये जो है ना एक काउंटर इंट्यूटिव इफेक्ट है, जहाँ पे हॉट वाटर जो है ना वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाता है रादर देन द कोल्ड वाटर।
तो इसमें क्या होता है कि हॉट वाटर आपका ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाता है कोल्ड वाटर से, एंड ये इसी को इम्पेम्बा इफेक्ट बोलते हैं। इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लोग बोलते हैं इवेपोरेशन का, एक कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है, कन्वेक्शन करंट, डिजॉल्व्ड गैसेज, ये सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन है इसके, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, हमको बस ये इफेक्ट पता रहना चाहिए। मीमास क्या है? सैटर्न का सबसे स्मॉलेस्ट जो मून है उसको मीमाज उसका नाम है, उसी पे एक क्रेटर पाया गया है, हर्शल क्रेटर, ठीक है। तो ये क्रेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मून ये सैटर्न का है और सबसे स्मॉलेस्ट में से है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या होता है? जब भी कोई स्टार किसी ब्लैक होल को अप्रोच करता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, बहुत ही बड़ा ब्लैक होल है, ब्लैक होल पता है ना आपको कि उसका अंदर में इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है, इनफाइनाइट ग्रेविटी होता है, जिससे कि लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है। तो जब स्टार अप्रोच करता है तो वो क्या करता है, ब्लैक होल की उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, और स्टार कोशिश करता है कि नहीं खींचा, लेकिन लास्ट में वो जो है खींचा ही जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार पे पड़ता है ब्लैक होल का, तो ये टर्न अपार्ट, मतलब ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो बहुत ही एक ल्यूमिनस फ्लेयर, एकदम मतलब लाइक लाइट ऐसा फ्लेयर वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको फ्लेयर ये होता है, और ये जो है फिर जाके ब्लैक होल में आपको जाके ऐड हो जाता है ये सब, इसका जो भी मतलब कोलैप्स करने के बाद में जो भी, जब ये टूटा फूटा जो स्टार का चीज़ है वो ब्लैक होल में फिर से जाके उसमें जुड़ जाएगा, और इसी को टाइडल डिसरप्शन इवेंट बोलते हैं, ठीक है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट से लगता होगा कि ये टाइड से रिलेटेड कुछ होगा, कि पानी ऊपर गया नीचे आया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्टोसैट क्या है? कार्टोसैट कार्टोग्राफी, ऐसे सुनो सोचो आप, कार्टोग्राफी जनरली जब भी अर्बन प्लानिंग ये सब करते हैं ना, कि भाई रोड कहाँ से बनेगा, कहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बनाएंगे, ठीक है, कहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, तो ये सब कार्टोग्राफी में आती है, मैप मेकिंग उसको बोलते हैं। तो कार्टोसैट क्या है? वो ऐसा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि इसी सब में हेल्प करता है हमें, अर्बन प्लानिंग में, कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस जो भी होते हैं उसमें। तो ये क्या करता है कि हाई रिजोल्यूशन के इमेजेस हमको देता है, ठीक है, जिससे कि हम इसका यूज कर पाते हैं। 2007 में ही हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया था, और 2019 तक ये इसने काम किया, उसके बाद में इसको इसरो ने डिकमीशन कर दिया। अब फाइनली क्या किया है, चूंकि अगर आप ऑर्बिट में ही छोड़ दोगे इसके, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, कुछ कुछ ऐसे ऑर्बिट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पहले ही से डेब्रिस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब ऑर्बिट पे अगर किसी सैटेलाइट को छोड़ते हो तो दूसरे सैटेलाइट से कोलाइड करेगा, फिर वहाँ पे स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है, इसी को हम लोग केजलर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसीलिए इसरो ने क्या किया कि इसको री एंट्री करवा के और समंदर में गिरा दिया। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी सस्टेनेबल थिंग्स दैट वी डिड, कि भाई हम लोगों ने उसको ऑर्बिट में ही नहीं छोड़ा। तो कार्टोसैट इसीलिए फेमस है, वैसे है तो पुराना ये 2007 का, लेकिन इसीलिए क्योंकि 2024 में इसका री एंट्री हमने कराया है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। देखो कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट एक इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट है, उसके आपको पता ही है कि आपको श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा बहुत ही फेमस हमारा, वहाँ से वो लॉन्च पैड है। दूसरा लॉन्च पैड आपका कुलशेखरपट्टिनम, आपका तमिलनाडु में ये लॉन्च पैड स्टार्ट हुआ है। अब देखो होता क्या है, ये जो आंध्र प्रदेश वाला श्रीहरिकोटा है ना, ये यहाँ से जब मान लो कि साउथ में अगर किसी रॉकेट को जाना है, तो अब श्रीलंका के ऊपर से आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लाइन ऑफ साइट में श्रीलंका आता है, लेकिन श्रीलंका के ऊपर से आप नहीं जा सकते, क्योंकि मान लो कि कुछ अगर कभी खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से डिब्रीज अगर गिरे, तो श्रीलंका पे गिरेगा, तो आप वैसा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो रॉकेट लॉन्च होता है उसको एक मैनूवर करना पड़ता है, ऐसे जाके ऐसे टर्न होना पड़ता है, जिसको हम लोग डॉग लेग मैनूवर बोलते हैं, ठीक। और इसके वजह से एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आपको रोटेट करना है, चीज़ें करनी है। वही यहाँ से अगर आप देखोगे कुलशेखरपट्टिनम जो तमिलनाडु में यहाँ पे है, इसमें आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो, तो यहाँ पे डॉग लेग मैनूवर की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दूसरा हमारे को लॉन्च पैड स्टार्ट करने का नीड इसीलिए आया था। दूसरा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, मतलब जो छोटे छोटे जो लॉन्च व्हीकल है SSLV, उसके लिए ही है ये। ज़्यादा बड़ा अगर हमें पेलोड अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको अभी भी श्रीहरिकोटा ही यूज़ करना पड़ेगा। भले ही उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है, बट वहाँ पे जो हमारा लॉन्च पैड है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन चुका है, ठीक है। और इसका जो कुलशेखरपट्टिनम का जो अपना कैपेसिटी है, वो एक साल में 24 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। जेनी एक एआई मॉडल है गूगल का, एक डीप माइंड कंपनी है जो एआई से रिलेटेड काम करती है, उसने एक ये जेनी करके एक एआई मॉडल बनाया है। उसको आप क्या कीजिएगा, जैसे एक इमेज अगर आप दोगे ना, जैसे मान लो कि आप
एक ऐसा जगह का दे दिया कि भाई एक नदी बह रही है, आसपास में पेड़ पौधे हैं, पूरा एकदम खाली खाली रेगिस्तान टाइप का है, उसको अगर वो इमेज दोगे और बोलोगे कि एक वीडियो बना दो, तो उस पर वो वीडियो बना देगा, एक कैरेक्टर वहां पे आ जाएगा जो कि एकदम अलग अलग चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, इस टाइप से वो बना देता है। ठीक है, तो 2D वीडियो गेम, आप टेक्स्ट या इमेज अगर इसको दोगे प्रॉम्प्ट में, तो 2D वीडियो गेम वो बना देगा। और ये जेनी कर रहा है, ये गूगल का है, ठीक है। और इसको 2 लाख घंटे, 2 लाख घंटे ऑफ वीडियो गेम पे इसको ट्रेन किया गया है, जिसके बाद में ये बनाने में सक्षम है। तो जेनी जो है ये इंपॉर्टेंट है। हनुमान क्या है? भारत जीपीटी, जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से को रोवर डॉट ए आई करके एक हमारा इंडियन स्टार्टअप है जिसने भारत जीपीटी बनाया है, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। क्योंकि चैट जीपीटी और बाहर की जो भी आप एआई देख रहे हो, वो सब क्या होता है कि इंग्लिश या बाहर की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अभी हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस भोजपुरी, गुजराती, मराठी, ये सब को सपोर्ट नहीं करेगा, वो हिंदी को तो फिर भी कर देता है। तो कोर ओवर डॉट ए आई क्या कर रहा है कि इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। ये भारत जीपीटी इसी के लिए बनाया है। और इसी का एक जो है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है कि बहुत सारा उस पर जो है ना लैंग्वेज पे उसको ट्रेन किए हुए हो, ठीक है। तो हनुमान जो है इसी का एक एलएलएम है भारत जीपीटी का, जो कि सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को। और ये आईआईटी बॉम्बे और अदर आईआईटीज का कोलैबोरेशन है, रिलायंस भी है इसमें। गर्भिणी क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर आपको जैसे मान लो कि कोई प्रेग्नेंट है वुमन, तो उसके अंदर में जो फीटस है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का, मतलब कि 3 से 6 महीना और 6 से 9 महीना के बीच में फीटस का क्या एज है, इसको आप ये एआई से आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो। तो आईआईटी मद्रास और एक टीएचएसटीआई ने इसको मिलके बनाया हुआ है। नैनो डीएपी क्या है? जैसे अगर आप लोग गाँव में देखे होंगे कि डीएपी, पोटास, ये सब जो है आपको, यूरिया आपको सॉलिड रहता है, खाद की तरह लोग ऐसे ऐसे छींटते हैं खेतों में। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन भी बड़ा ही इनइफिशियंट होता है, क्योंकि सॉलिड रहता है, उसको फिर आपको जो है पानी वानी ये सब देना पड़ता है। और बहुत ही उसका, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इनइफिशियंट होता है, तो बहुत ज़्यादा खाद भी देना पड़ता है। इसका अल्टरनेटिव ये इफ्को कंपनी, इंडियन फर्टिलाइजर का कोऑपरेटिव है ये, उसने क्या किया है कि नैनो डीएपी लेके आया है। और नैनो डीएपी क्या है? नैनो जो टेक्नोलॉजी हमारी होती है कि जब 1 to 100 नैनोमीटर की साइज अगर हो जाए किसी चीज़ की, तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज होने लगता है। उसका यूज़ करके हम लोगों ने नैनो फर्टिलाइजर बनाया जो कि लिक्विड है। और इससे क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है फर्टिलाइजर का, वो बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ेगा, हमारा खाद उद्योग में पैसा जो है वो भी कम लगेगा। फॉरएवर केमिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही परसिस्टेंस। फॉरएवर नाम से क्या है कि बहुत ही परसिस्टेंट, मतलब उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हीट वाटर ये सब से कुछ नहीं उसको फर्क पड़ने वाला है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसीलिए इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो कि नॉन स्टिक वाला जो हमारा पैन होता है, तो उसको हम लोग यही ना चाहते हैं कि भाई हीट कितना भी हो जाए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, राइट। तो ये सब हम लोग इंडक्शन पे जो यूज़ करते हैं, तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर ये सब में यूज़ करते हैं। वाटर रेपेलेंट क्लोथिंग वगैरह, जो क्लोथ में हम चाहते हैं कि भाई पानी वानी जो है ना रेनकोट सब में, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये इसका लेकिन इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क भी है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि फॉरएवर केमिकल्स क्या है। अब ये पीएफएस क्या है? पर फ्लोरो समथिंग रिलेटेड है ये, ठीक है। तो फ्लोरीन से रिलेटेड टाइप की यहाँ पे आपको यूज किया जाता है एलिमेंट्स को। रेडॉन क्या है? रेडॉन आपका नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस है, नेचुरली अकरिंग है। जब भी आप यूरेनियम जो हमारा फिसाइल मटेरियल जब डिके होता है, तो रेडॉन गैस रिलीज होता है। या फिर कहीं पे आप देखते होगे घर और में कि वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे भी रेडॉन गैस निकलता है। और ये बहुत ही हार्मफुल है लंग्स के लिए। जब आप इसको इनहेल करते हो इस गैस को, तो ये लंग्स को डैमेज करता है, इसीलिए लंग कैंसर भी होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव भी है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या है? मिथेन रिच, मिथेन इसमें रहता है। आपको पता है कि एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आपको पता है कि सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में क्या होता है दोस्तों? मीथेन ही होता है। लेकिन वो गैस होता है, सीएनजी जो गैस, ये लिक्विफाइड है, मतलब ये लिक्विड होता है। और ये फॉसिल फ्यूल है। इसको हम लोग जैसे हेवी जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे मान लो कि ट्रक हो गया, बहुत बड़ा वाला कंटेनर ट्रक्स हो गया, ये सब जो बहुत 50 को कार को लेके जा रहा है, ये सब चीज़ों में हम लोग एलएनजी को यूज़ करना चाहते हैं रादर देन पेट्रोल या डीजल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेप्स 3 क्या है? एक ऊटी में हम लोगों ने ऑब्जर्वेटरी बनाया है कि भाई जो भी बाहर में गामा रेज, एक्सरेज ये सब जो आ रहा है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ऊटी में एक ऑब्जर्वेटरी है बस। मागलेव ट्रेंस क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेंस। आपको पता होगा कि जापान और चाइना में ये चीज़ अभी चल भी रही है। जैसे हम लोग का क्या होता है, ट्रेन ट्रैक पे चलता है, ट्रैक को पकड़ के चलता है। ये क्या है कि ट्रैक से थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर टाइप ऊपर उठ के चलता है।
और ये कैसे होता है, ये मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट्स में लाइक वाले जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक वाले रिपेल करते हैं और लाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब का यूज़ करके हम लोग इस टाइप का बनाते हैं कि ट्रैक भी एक मैग्नेट है और ट्रेन का नीचे वाला पार्ट भी मैग्नेट होता है। तो ये सब रिपल्सन फोर्सेज का यूज करके उसको एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखते हैं, सो दैट कि फ्रिक्शन कम लगे। तो उससे क्या होगा कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है, एमिशंस भी कम होगा। सी बॉट क्या है, चैट बॉट नहीं है। सी बॉट कोरल रीफ को मॉनिटर करने के लिए एक अंडर वाटर व्हीकल टाइप का है। जैसे मान लो कि उसमें कैमरा वगैरह लगा रहेगा। कोरल रीफ आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और वो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के टाइम में कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने ये क्या किया है कि एक सी बॉट बनाया कि जहाँ पे भी हमारा कोरल रीफ्स है उसको जाके हम नीचे में मॉनिटर कर सके। राइट, तो ये नीचे जाता है, कैमरा वैमरा से दिखाता है कि हाँ भाई कैसा क्या कोरल रीफ है, तो दैट इज सी बॉट। अनकवर प्रोग्राम क्या है, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि हबल टेलीस्कोप के बाद ये बहुत बड़ा जो है ना रिवोल्यूशनरी टाइप का ये टेलीस्कोप है। ठीक है, ये लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है। और इसको कहाँ पे, स्पेस टेलीस्कोप है, यहाँ धरती पे नहीं है। इसको हम लोगों ने डाला हुआ है L2 लग्रांज पॉइंट पे। लग्रांज पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखो अगर आप स्पेस में जाओगे तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं आपको फोर्सेज लगते रहता है। यहाँ पे रहोगे तो कोई इधर से फोर्स लग रहा है अर्थ का, कहीं सन का, कहीं मून का फोर्स लग रहा है। तो कुछ ही ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जहाँ पे आपका सारा फोर्स जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। जहाँ पे आप लेट से कि पार्क अगर करना चाहो चीजों की, भाई थोड़ा निकल के टहलने जाना है, कहीं पार्किंग स्पेस है क्या, तो स्पेस का ये 5 पार्किंग पॉइंट्स है। ठीक है, जहां पे आप कोई भी सैटेलाइट को, अगर कोई भी टेलीस्कोप को छोड़ दोगे ना वहां पे, तो वो क्या होगा, वहीं पे रहेगा। आप अगर 1 साल बाद आओगे तो भी आपको वहीं पे मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर कहीं और रखोगे तो 1 साल बाद आओगे तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे वो भागा हुआ रहेगा। राइट, क्योंकि फोर्सेज लगते रहते हैं। तो लग्रांज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट जहां पे टोटल फोर्सेज जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है किसी भी बॉडी पे। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, अगर आप सर्कुलर मोशन में चलते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई अगर सर्कुलर मोशन में अगर गाड़ी घुमा रहा है तो स्पीड से जा रहा है जब, तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, लेकिन वो अंदर में क्यों नहीं आ जाता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग के उसको बराबर करता है। तो यहाँ पे इन सारे लग्रांज पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड अर्थ ये मैच कर जाता है यहाँ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और इसकी वजह से यहाँ पे ये बहुत ही स्टेबल कंडीशन होता है। तो इसी में एक L2 पॉइंट पे हमने अपना स्पेस टेलीस्कोप नासा नासा का, यूरोप का और कनाडा का मिल के स्पेस एजेंसी ने इसको बनाया था और इसको L2 पॉइंट पे रखा हुआ है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हमें जो है ना मतलब ये बढ़िया बढ़िया, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट के जो भी, मतलब बिग बैंग के बाद में गैलेक्सी कैसे फॉर्मेशन हुआ, स्टार कैसे बर्थ किए, एक्सो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंट्रीब्यूशन है। और ये यूपीएससी ने भी मेंस में पूछा था। अब हमारा एक मिशन है आदित्य L1। वो आदित्य L1 कहाँ पे है दोस्तों, ये L1 पॉइंट पे है। ऐसे 5 पॉइंट्स है, एक अर्थ और सन के बीच में है, एक अर्थ और इसी लाइन में दूसरे जगह है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, और इसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक अनकवर प्रोग्राम है, जो कि वो वही कि पहला गैलेक्सीज कैसे बना, पहले जो है ये सब स्टार्स कैसे बने, उसको अनकवर करने के लिए ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का पार्ट है, अनकवर प्रोग्राम। लग्रांज पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पुष्पक क्या है, देखो अभी पुष्पक हम क्या किए थे, चिन्यूक हमारा हेलीकॉप्टर है, तो इस हेलीकॉप्टर में हम लोगों ने इसको पुष्पक को डाला और 4.5 किलोमीटर ऊपर, 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाके इसको छोड़ दिया। अब ये पुष्पक क्या किया कि नीचे आया और एकदम हॉरिजॉन्टल लैंड किया। मतलब बेसिकली ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम लोग बनाना चाहते हैं। आप लोग देखे होंगे अभी कुछ टाइम पहले कि स्पेस एक्स ने क्या किया कि उसका रॉकेट आया और रॉकेट आके फिर जहां से वो उड़ान भरा था वहीं पे आके फिर से वो लैंड कर गया। तो दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्योंकि क्या होता है जनरली कि जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं किसी रॉकेट पे, तो सैटेलाइट तो चला गया अपना ऑर्बिट में, और रॉकेट जो लेके गया, रॉकेट क्या है, एक व्हीकल की तरह है जो सैटेलाइट को लेके जाता है। तो रॉकेट जो लेके गया फिर उसको जो है ना गिराना पड़ता है, मतलब समंदर वमंदर में गिराना पड़ता है, तो वो हमारा बर्बाद हो जाता है उतना पैसा। पुष्पक जो है ये बेसिकली ये हम कोशिश कर रहे थे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए हमें ये क्या चाहिए कि भाई जो भेजा तो फिर वापस आके वहां पे लग जाए। ये पुष्पक वैसा ही था कि भाई ऊपर से जाके छोड़ा हमने, तो इस पैड पे, लॉन्च पैड पे जो है आके फिर से ये पूरा रनवे टाइप का हॉरिजॉन्टल लैंड किया है। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा सक्सेस रहा ये। तो पुष्पक हमको लगता है कि पूछ सकता है
इस बार एग्जाम में। विक्रम 1 रॉकेट क्या है, देखो हम लोग चाहते हैं कि स्पेस चूंकि हमारा बहुत ही बढ़िया इसरो कर रहा है, लेकिन बहुत सारा और भी चीज़ें करनी है, तो हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपके कुछ प्राइवेट प्लेयर्स अगर अभी इमर्ज हुए हैं, तो एक आपका स्काई रूट, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्टार्टअप है। और एक अग्निकूल, अग्निकूल करके एक प्राइवेट कंपनी है। इन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। तो स्काई रूट ने क्या किया, विक्रम 1 रॉकेट एक बनाया है। ये मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, और ये जो है 300 केजी तक के सैटेलाइट को ये रॉकेट अपना रख के और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। तो ये विक्रम 1 रॉकेट है। विक्रम कौन थे, विक्रम साराभाई हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और होमी भाभा क्या थे, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है। कलाम 250 क्या है, इसी के अंदर में ये विक्रम जो रॉकेट है, इसी के अंदर अंदर में ये सेकेंड स्टेज के लिए ये एक मोटर की तरह है, ये एक इंजन की तरह है। तो कलम या कलाम 250 या फिर विक्रम 1 रॉकेट, ये स्काई रूट के द्वारा ही है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। कॉग्निशन एआई एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है एआई का, जिसने एक डेविन एआई करके एक आपको एआई का मॉडल बनाया है, जो कि ऑटोनोमसली सारे काम कर लेता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे अभी अगर आप चैट जीपीटी से कोडिंग करना चाहो, तो आप कोड जो भी इसको करवाना चाहते हो, बोलोगे कि हाँ भाई इसके लिए कोड लिख दो, कोड लिख के देगा। फिर आप देखोगे कुछ बग्स आ रहे हैं, तो उसको बोलोगे कि भाई बग्स इसमें फाइंड करके दो। तो बेसिकली यू हैव टू गिव इट प्रॉम्प्ट्स बार बार। ये जो डेविड एआई है, इसको बोल दो कि हाँ भाई इसके लिए कोड लिखो, तो ये अपने आप सारा प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सब चीज करेगा, प्लान करेगा, कोड करेगा, डिबग करेगा, फाइनल आपको दे देगा। तो डेविन एआई इज फुल्ली ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको कि एक बार आप दे दिए कि क्या करना है, उसके बाद अपने आप सारा प्लानिंग मैनेजमेंट ये सब कर लेगा। ये कॉग्निशन एआई ने किया है। प्रोजेक्ट ग्रूट क्या है, एनवीडिया का ये मॉडल है, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना चाहता है, कि ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट ये सब करने के लिए एनवीडिया का प्रोजेक्ट रूट है। कृत्रिम क्या है, ओला, ओला का ये एलएलएम है मॉडल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। न्यूट्रिनोज क्या होता है, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, एटम के नीचे वाले पार्टिकल है, राइट। तो उसी तरीके से न्यूट्रिनोज भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका मास बहुत ही कम होता है, मिनिमल मास होता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। ठीक है। और मतलब बहुत ही कम, ये बहुत ही कम जो है ये इंटरेक्ट करता है मैटर से, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। तो इसका चैलेंज, मतलब डिटेक्शन जो है ना, इसका बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कैसे डिटेक्ट करोगे आप इसको। लेकिन अंटार्कटिका में एक आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है, जो कि इसको डिटेक्ट करता है। अभी हम एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाए हैं तमिलनाडु में, उसका एक प्लान चल रहा है। तो न्यूट्रिनोज के बारे में आपको समझ में आ गया। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं दोस्त, कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को हम लोग बनाते हैं। और गोल्ड का आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज होता है, इसको नोबल मेटल भी बोलते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये सब का यूज़ करते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो कि कहीं पे भी आपको कुछ डिलीवरी करनी है, सेंसर्स वगैरह बनाने में, एनर्जी स्टोरेज, सब में इसका यूज़ करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे जैसे मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फीमेल गैमेट आपको बनाने के लिए स्पर्म की जरूरत नहीं पड़े, इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अभी हम लोगों ने फ्रूट फ्लाई को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, और उसमें पार्थेनोजेनेसिस करने में हम सफल हुए। तो बेसिकली इट डज नॉट रिक्वायर मेल फ्रूट फ्लाई टू रिप्रोड्यूस। पार्थेनोजेनेसिस वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक अभी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में अंडर रिवर मेट्रो टनल बना है। वो कुछ 30 किलोमीटर के आसपास का टनल है, हुगली नदी के नीचे में वो टनल बना हुआ है, ठीक है, वाटर में। और वहां पे जो हुगली का मेट्रो स्टेशन है, वो भी 30 मीटर आई थिंक नीचे है, वाटर के नीचे है वो स्टेशन। तो मतलब सोचो बहुत ही एडवेंचरस हो जाएगा वो, है ना। तो पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल बना है। होमोसेप एटम क्या है, मैन होल, सेप्टिक टैंक, ये सब को क्लीन करने के लिए एक हम लोगों ने रोबोट बनाया। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही डिग्रेडिंग ये सब वर्क होता है, जो कि मतलब एक कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट दलित लोग को ये बहुत ज़्यादा जो है ना डिग्रेडिंग, अनटचेबिलिटी, ये सब का जो है ना, ये सबसे लिंक्ड है ये सब चीज़ें। तो हम लोग चाहते हैं कि रोबोट का यूज करो भाई, एआई टेक्नोलॉजी ये सब जो आया है उसका यूज करके ये सब डिग्रेडेशन वाला जो काम है वो सब उससे कराएंगे। तो मैनुअल क्लीनिंग रोबोट होमोसेप एटम है, और ये इंडिया का पहला मैनुअल क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ट्रक टाइप का रहता है, बीच में ऐसा लाइक रोबोट जैसा नहीं दिखता है उतना, मतलब, लेकिन बट ये क्लीन करता है। आपको तमिलनाडु में एक कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन है। देखो हमारा जो, अगर इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम देखोगे, तो हमारे पास में यूरेनियम नहीं है।
न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम का जरूरत पड़ता है जो फिजाइल मटेरियल है, बट वी डोंट हैव यूरेनियम, हमारे पास तो थोरियम है। तो फिर हमारे जो है होमी भाभा जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन्होंने सोचा कि यार थोरियम का यूज करके कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे। तो उसके लिए 3 स्टेज का हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बना, ये होमी भाभा के द्वारा इन्विजन किया गया। इसमें पहला जो स्टेज है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, उसको बोलते हैं PHWR। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल यूरेनियम डालते हैं, थोड़ा सा तो डालना ही पड़ेगा यूरेनियम पहले। नेचुरल यूरेनियम क्या होता है दोस्तों, U-238, और इसको न्यूट्रॉन से हम बम्बार्ड करते हैं। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन इस पर चिपक जाता है और बना देता है प्लूटोनियम 239, और कुछ यूरेनियम डिप्लीट हो जाता है। अब ये जो प्लूटोनियम है सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं कि ये इसको हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, FBR। इसमें प्लूटोनियम भी गया और कुछ थोरियम भी ब्लैंकेट मटेरियल की तरह यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, प्लूटोनियम से कुछ जाके उधर थोरियम पे न्यूट्रॉन चिपकता है। थोरियम का 232 होता है दोस्तों एटॉमिक मास। ये थोरियम पे अगर न्यूट्रॉन जाता है तो ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम बन जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना आपने इसमें यूरेनियम डाला उससे ज़्यादा आपको यूरेनियम बना, जितना प्लूटोनियम आपका खत्म हुआ उससे ज़्यादा आपका यूरेनियम बनता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीड कर रहा है, जितना था उससे ज़्यादा हो गया है। और ये जो 233 यहाँ पे बनता है उसको फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्टेज 3 में थोरियम के साथ में, और तब जाके यूरेनियम 233 हमारा बनता है बहुत सारा, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने में। अभी हमारे देश में ये था कि फर्स्ट वाला स्टेज तो कर पाते थे, लेकिन सेकेंड स्टेज पे ही हम लोग लटके हुए थे। अभी तक हमारा ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है कि किस तरीके से जो है थोरियम को हम यूरेनियम में कन्वर्ट करें। बट वी हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली टेस्ट सेकेंड वाला स्टेज अभी कुछ टाइम पहले ही। ये इंडिया ने दूसरा कंट्री बन गया है रसिया के बाद में, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनलाइज कर पाया है। इसका जो है ना, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का आप अगर देखोगे कहाँ पे है तो कलपक्कम में ही है हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो तमिलनाडु में है, वहीं पे हमारा इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जहाँ पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हम लोगों ने अभी टेस्ट किया था। मोदी जी भी गए थे वहां पे। और ये जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डेवलपमेंट वगैरह सब ये कौन देखता है, भाविनी, भारतीय नाविकीय विद्युत उद्योग लिमिटेड समथिंग समथिंग, भाविनी करके जो है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डेवलपमेंट को ओवरसी करता है। अगली कड़ी में हम लोग आते हैं दोस्तों, फटाफट करेंगे बस, अब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल, गैया मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एक गैया मिशन था, ठीक है, जिसने कि बहुत ही बड़ा एक ब्लैक होल, मतलब सबसे बड़ा ब्लैक होल को इसने आइडेंटिफाई किया है। जो कि ये गैया मिशन इसलिए था कि भाई हम लोग अपने गैलेक्सी को मैप करना चाहते थे, ठीक है। गैया मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसीलिए सेंड किया था ताकि इट मैप्स आवर गैलेक्सी। तो जब मैप कर रहा था देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल इसने फाइंड किया जिसका नाम BH3, ठीक है, ये लिखा है इसने। TSAT-1A सैटेलाइट क्या है, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट मिलिट्री ग्रेड अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट आया है। तो मतलब मिलिट्री ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि बॉर्डर सर्वेलांस ये सब में ये हेल्प करेगा। तो ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL और सैटेलॉजिक इंक द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है TSAT। और ये चूंकि हमारे यहाँ से लॉन्च नहीं किया गया था तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट पे जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। प्रत्यूष टेलीस्कोप क्या है, प्रत्यूष टेलीस्कोप इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, इसरो का भी आपको हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में ही है, उन दोनों ने मिलके एक ये टेलीस्कोप प्रत्यूष लॉन्च किया है। और ये बेसिकली हम लोग फार साइड ऑफ द मून, देखो मून का एक ही साइड हमको दिखता है क्योंकि जो मून का रोटेशन पीरियड और रिवोल्यूशन पीरियड है वो सेम है। तो ये जो टेलीस्कोप है ये हमें थोड़ा सा आइडिया देगा कि किस तरीके से क्या यूनिवर्स बना है, कॉस्मोस का डॉन जब हुआ तो किस तरीके से हुआ है। मर्सेनरी स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों, पेगासस का बहुत ज़्यादा जो हल्ला था तो क्या था, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ईमेल के थ्रू भेज देगा, कोई मेल भेज देगा, कुछ भी भेज देगा, आपको उस वक्त कुछ क्लिक नहीं करो, आपने बस उसको पढ़ लिया, आपके सिस्टम में आ गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। वो पूरा एकदम धुआं उड़ा देगा, आपका डेटा स्टील कर लेगा, आपका सारा जो है ना एक्टिविटी को मॉनिटर रखेगा सब चीज़। तो इसको बोलते हैं मर्सिनरी स्पाईवेयर। इसको जरूरत नहीं है आपके जो है इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। GPS स्पूफिंग क्या होता है, जैसे देखो अभी इजराइल में जब ईरान ने अटैक किया, बहुत सारे ड्रोन्स मारे, बहुत सारे मिसाइल्स मारे, और लेबनान वाले भी जब अटैक कर रहे थे इजराइल पे, तो ये सब जब भी मिसाइल्स वगैरह आता है तो क्या होता है कि ये इनमें GPS फीड होता है कि भाई यहाँ पे जाके आपको गिर जाना है, क्योंकि वो सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप डैमेज करना चाहते हो वहाँ का GPS लोकेशन आप दे देते हो।
अब इजराइल ने क्या किया कि इसका जो अर्थ से जो रडार जो ट्रांसमिट कर रहा था, जो जीपीएस, उसने क्या किया कि गलत जीपीएस देना शुरू कर दिया। तो जैसे मान लो कोई भी मिसाइल आ रहा है, यहाँ पे इसको गिरना था, उसका जीपीएस यहाँ पे था, लेकिन ये जो रडार है ये गलत जीपीएस इसको दे रहा है। तो अब ये जो है मिसाइल कंफ्यूज हो गया कि भाई यहाँ पे तो हमें नहीं गिरना है, क्योंकि ये तो गलत ये जीपीएस तो है नहीं, कहीं और जाके फिर वो गिरता है। ठीक है, तो ये जीपीएस स्पूफिंग इसको बोलते हैं। ये इजराइल के द्वारा डिफेंस के टाइम में अपना यूज किया गया था और ये फॉल्स सिग्नल देता है। तो इसका तो अच्छा ये मतलब इंपॉर्टेंस यही है कि ये बहुत ज़्यादा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ एंड सिक्योर रखता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सिविलियन जो भी एयरलाइंस और ये सब भी है, उनको भी जो है दिक्कत होने लगता है। उनको भी लगता है अचानक से हम कहाँ आ गए, कोलंबस कैसे बन गए, हम तो इंडिया के खोज में निकले थे, अमेरिका कैसे आ गए। दोस्तों लामा 3 क्या है, मेटा का जो फेसबुक का कंपनी है उसका ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, जैसा चैट जीपीटी है उसी तरीके से लामा है। सैटेलाइट कॉल्स क्या होता है, जैसे आपको मोबाइल टावर की जरूरत पड़ती है कॉल करने के लिए, फ्लाइट वगैरह जब में आप जाते हो, चाहे कहीं पे भी पहाड़ों वहाड़ पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका टावर नहीं पकड़ता है, कॉल नहीं हो पाता है। सैटेलाइट कॉल्स क्या है, मोबाइल टावर्स की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली कॉल होता है। तो ये जो है चाइना का एक टियानटोंग प्रोजेक्ट है, वो क्या करता है स्मार्टफोन्स को कि मोबाइल टावर्स को बाईपास करके सैटेलाइट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाता है इमरजेंसी के टाइम में। जंक डीएनए क्या होता है, देखो दोस्तों, डीएनए जो है ना वो क्या होता है, उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनता है आरएनए, और आरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, प्रोटीन से ही हमारा सेल सारा बनता है, बहुत सारा जो है ना इंपॉर्टेंट आपका फंक्शंस प्रोटीन आपका प्ले करता है। तो ये जो डीएनए जो प्रोटीन बन रहा है ना, ये बस कुछ ही परसेंटेज ऑफ डीएनए, डीएनए तो जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है आपको दोस्त, है ना, ये बहुत कुछ ही परसेंट जो है हमारा डीएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, बाकी सब जो डीएनए है वो ऐसे ही रहता है। तो उसको साइंटिस्ट ने पहले क्या बोला कि जंक डीएनए है, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, ये तो इनकोड ही नहीं करता है प्रोटीन को। तो इसीलिए पहले हम लोग को लगा कि ये तो फंक्शनलेस है, इसका कोई यूज ही नहीं है। 97% के आसपास में डीएनए वैसा ही है जो कि कुछ कोड नहीं कर रहा है प्रोटीन को, तो ये नॉन कोडिंग सिग्नल। लेकिन अब हमें पता चला है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेगुलेटरी रोल प्ले करता है रेगुलेशन में, जीन का एक्सप्रेशन में, कि किस तरीके से हमारा मुंह कान नाक ये सब का जीन का एक्सप्रेशन ही तो होता है कि किस तरीके से हमारा ये सब दिखेगा। तो ये सब में बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायो हैकिंग क्या है, बायो हैकिंग जैसे मान लो कि आप अलग अलग दवा ववा खाते हो, स्मार्ट ड्रग्स है ना, कोई जो है पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन के लिए भी आजकल बहुत दवा ववा चल रहा है, तो सब बायो हैकिंग है कि आप बेसिकली अपना हेल्थ एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ कुछ ड्रग्स को लेते हो, जैसे नूट्रॉपिक्स उसको बोलते हैं, स्मार्ट ड्रग्स, राइट। जेरो साइंस क्या है, गेरियाट्रिक केयर, तो गेरो साइंस वही हो गया कि एजिंग वाला जो है ना चीज़ को आप कंट्रोल करने के लिए, मतलब एज को कम वगैरह दिखाने के लिए, से अनिल कपूर टाइप का, तो वो सब क्या है कि आपका मैकेनिज्म्स है जिससे आपको कि एज को कम करा सकते हो। तो डीएनए में मिथाइलेशन करके एक प्रोसेस होता है, आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तब जानना। या फिर लाइफ स्टाइल भी आपका कुछ ऐसा हो सकता है, स्लीप शेड्यूल अच्छा हो, खाने का डाइट अच्छा हो, तो भी आपका एज कम लगता है। इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, देखो इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आप सिरिंज कैंची ये सब जो भी मेडिसिन में यूज होता है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, तो उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, नहीं तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा। तो स्टेरिलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड बहुत ही पॉपुलर एक आपका केमिकल है, स्टेरिलाइज करने के लिए, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। ठीक है, बट इसका हम लोग फूड में भी यूज करते हैं। फूड में भी हम लोग चाहते हैं कि भाई माइक्रोब्स वगैरह इस पे नहीं लगे, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड में भी इथाइलिन ऑक्साइड डाल देते हैं। अब ये क्या हुआ, आपको कुछ टाइम पहले पता होगा कि हमारे जो स्पाइसेज हैं वो अलग अलग जगह से जो है ना रिटर्न हो गए, उसको जो है फ्लैग कर दिया गया, रेड फ्लैग कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इथाइलिन ऑक्साइड का मात्रा पाया गया। ये इसलिए क्योंकि ना इसका हेल्थ कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये चीज़ है। इथाइलिन ऑक्साइड का आपको एंटी फ्रीज में भी यूज करते हैं। एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो वाटर का घटा देता है। जैसे मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता था, अब -20 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो उसमें क्या फिर फायदा हमें होता है कि फ्रॉस्ट वगैरह नहीं जमेगा उतना जल्दी। जैसे मान लो कि अगर -10 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर है तो वो फ्रीज नहीं करेगा, क्योंकि अब 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, अब -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इथाइलिन ऑक्साइड का वहां पे भी यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल ये सब में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको, कि फ्रॉस्ट ना बने, जिससे वजह से जो है आपका जाम उम कुछ नहीं हो।
हिग्स बोसोन आपको पता है, मैंने बताया अभी कि 2012 में ये गॉड पार्टिकल भी इसको बोलते हैं, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, और डिस्कवर किया गया। ये पीटर हिग्स ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम हिग्स बोसोन पड़ा। और ये 2012 में डिस्कवर किया गया था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, LHC में। अब ये हिग्स बोसोन क्या है, एक होता है दोस्तों हिग्स फील्ड, जैसे एक होता है हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड क्या बोलता है कि कोई भी पार्टिकल मास जब एक्वायर करता है वो तो कैसे करता है, जैसे मान लो कि ये हिग्स फील्ड है, तो इसके थ्रू जब पार्टिकल ट्रैवल करता है तो वो मास एक्वायर करता है, ठीक। दिस इज हाउ पार्टिकल्स एक्वायर मास। तो ये हिग्स फील्ड का जब ये क्वांटम एक्साइटेशन होता है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड चीजें, तो जब इसका क्वांटम एक्साइटेशन होता है तो जो पार्टिकल रिलीज होता है उसी को हम लोग हिग्स पार्टिकल या हिग्स बोसोन कहते हैं। बस इतना ही जानने की जरूरत है। इस डिस्कवरी के लिए पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज मिला। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीटर हिग्स 94 ईयर्स के एज में, अभी इसी साल वो मतलब ही पास्ड अवे, मर गए वो। अब दोस्तों टैक्योन्स क्या है, टैक्योन्स जो होता है वो जनरली हम लोग यही समझते हैं ना, कि कोई भी जो है चीज़ वो लाइट के स्पीड से ज़्यादा से ट्रैवल नहीं कर सकती है, लेकिन ये टैक्योन्स ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है, ऑफकोर्स हाइपोथेटिकल ही है, जो कि वैक्यूम में लाइट से भी ज़्यादा तेज़ से चलते हैं। और जब ये इतना ज़्यादा तेज़ से चलते हैं तो कुछ रेडिएशन ये एमिट करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेरेनकॉव रेडिएशन। तो टैक्योन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है जो दे कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ल्यूपेक्स मिशन क्या है, इंडिया और जापान का लूनर कोलैबोरेशन वाला मिशन है। ये मून में जो है जाके वाटर और आइस ये सबको जो है अपना एक्सप्लोर करेगा, मैप करेगा, ठीक है। तो ल्यूपेक्स मिशन वो है। अग्निबाण, मैंने आपको बोला था ना कि एक तो आपका स्काई रूट है प्राइवेट स्टार्टअप स्पेस में, दूसरा आपका अग्निकुल कॉस्मोस है। उसने पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया। 3D प्रिंटिंग कैसे होता है कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर एक लेयर एक लेयर ऐसे हम लोग डालते हैं, ठीक है। उसको हम लोग 3D प्रिंटिंग बोलते हैं, इसीलिए उसको हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, बिकॉज लेयर आफ्टर लेयर हम लोग ऐड करके और तब उसके बाद में 3D प्रिंटिंग करते हैं। तो जैसे 2D प्रिंटिंग तो हम लोग जानते हैं, 3D प्रिंटिंग बेसिकली आप बिल्डिंग बना सकते हो 3D प्रिंटिंग करके। इसने रॉकेट बनाया, आपने बस उसको क्या करना है, एक प्रोटोटाइप, एक आपका जो भी स्ट्रक्चर है जो आपने बनाया हुआ है सिमुलेशन, उसको आप फीड कर दो और उसके हिसाब से मटेरियल दो और वो प्रिंट करके बेसिकली जो भी चीज़ें आपको उसमें लगानी है सब चीज़ सेट करके वो दे देगा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ऑटोमोबाइल ये सब में सीधे आपको जो है ना, आपको अपना डिज़ाइन है वो फीड करना है, उसके हिसाब से फिर वो अपने आप जो है वो बना देगा। तो अग्निकुल कॉस्मोस बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू कम आउट विथ अ 3D प्रिंटेड रॉकेट। रॉकेट ही इसने 3D प्रिंटिंग से बना दिया, बहुत ही तगड़ा। और ये एक हमारा श्रीहरिकोटा में ही एक प्राइवेट लॉन्च पैड है, वहाँ से लॉन्च भी कर दिया, गजब। निज़ार मिशन क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन ये नासा और इसरो का कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट है। 2014 में इसको 2024 में इसको लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्स ये सबसे मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला है। ये हमें बताएगा कि किस तरीके से हमारा फॉरेस्ट कवर चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ों के लिए। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है ये इंपॉर्टेंट है। चांगे 6 अभी हम लोगों ने कर लिया है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है, मान लो कि आपने कोई ऐप लेके आया और उस ऐप में कोई आपका फ्लॉ है जो आपको खुद नहीं पता है, आप ऐप के क्रिएटर हो, आपको नहीं पता है, ठीक है। और कोई अटैकर है, कोई हैकर है, वो आपका ऐप यूज कर रहा है, उसको दिख गया ये फ्लॉ, तो वो क्या करेगा, इसको जो है इस फ्लॉ को वो एक्सप्लॉइट करेगा। ना यूजर को पता है ना जो क्रिएटर है उसको पता है, लेकिन हैकर को पता चल गया तो उसको जो है ना बहुत एक्सप्लॉइट करता है और बाद में जो है तो पैसा भी मांगने लगता है कि हम सारा तुम्हारा जो है ना डेटा को हम लीक कर देंगे, ये सब कर देंगे, वो सब कर देंगे, नहीं तो इतना पैसा दो। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ऐप में ना जब अपडेट्स आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैच। बेसिकली वो क्या होता है कि जो भी गैप्स होता है ऐप में उसको पैच करने के लिए ये अलग अलग पैच आते हैं, ठीक है। तो बिफोर द क्रिएटर इज अवेयर एंड हैज द टाइम टू पैच दैट गैप, वो हैकर को पता चल जाता है। दैट इज कॉल्ड जीरो डे वल्नरेबिलिटी। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या, अभी हम लोगों ने इथाइलिन ऑक्साइड पढ़ा था दोस्तों, जो स्टेरिलाइजेशन ये सब में यूज होता है, स्पाइसेज में भी यूज होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, ये आपका एंटी फ्रीज में, अगेन इथाइलिन है तो एंटी फ्रीज में यूज होता है, और इसको जो है हम लोग फार्मा में भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हजार्डस होता है तो मेडिसिन ये सब में यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। अभी देखना एक और इथाइलिन आएगा गैस, देखो यहाँ पे इथाइलिन गैस।
पहले आप लोग को याद होगा गांव में कार्बाइड वाला पका हुआ आम बड़ा होता था कि भाई कार्बाइड जो है ना डाल के जो है आम पका रहा है, और उसको लेकिन बैन कर दिया गया है इंडिया में और भी जगह में, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल एसिटाइलिन गैस रिलीज करता है। आपको याद होगा जब आप कार्बाइड वाला, हमको तो याद है कार्बाइड का पका हुआ आम वाले जगह पे जाओगे तो अजीब टाइप का आपको जो है ना महक आता है, तो एसिटाइलिन गैस होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। इसीलिए इंडिया ने बैन कर दिया कि कैल्शियम कार्बाइड यूज नहीं होगा। उसके अल्टरनेटिव में हम लोगों ने इथाइलिन गैस लेके आया, जो कि फसाई ने, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है। ये क्या करता है कि नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है, सो दैट कि आम वगैरह से सब चीज़ें जल्दी पक जाए। तो इथाइलिन गैस अच्छा है, इथाइलिन ऑक्साइड खराब है, इथाइलिन ग्लाइकोल खराब है, ठीक है। ब्लड मिनरल्स क्या होता है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ब्लड डायमंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की। तो जो भी मतलब वॉर जोन होता है, जो भी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे अफ्रीका इज अ वेरी मिनरल रिच कॉन्टिनेंट, राइट, लेकिन वहाँ पे हर जगह सिविल वॉर चलते रहता है, एकदम वहाँ पे ट्राइबल मिलिशिया है, ये सब चीज़ें हैं। अब वहाँ पे मिनरल्स वगैरह को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो चाइल्ड लेबर का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे जो है ना वहाँ पे बहुत ही क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेज होते हैं। तो ह्यूमन राइट अब्यूज वहाँ पे होते हैं जब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब अभी जो आप नया जो टेक्नोलॉजिकल एज है दोस्तों, उसमें आपको मिनरल्स ज़रूरत पड़ता है। जैसे लिथियम है, आपको लिथियम ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद में आपको टीन है, टंगस्टन है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ता है ना। तो ये सब जो है जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि वो ब्लड मिनरल तो नहीं है, क्योंकि वो सब ना बहुत बार ऐसा होता है कि जो उधर का चीफ है और वो पैसा उससे जो भी मिनरल से मिल रहा है उसको वो और ज़्यादा खर्चा करता है ताकि और ज़्यादा सिविल वॉर ये सब फैले, राइट। उनके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, मोटिव्स होते हैं, तो ये ब्लड मिनरल्स होते हैं। सिंक्रोट्रॉन्स क्या है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है। जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में मैंने आपको क्या बताया कि टनल टाइप का है, जहाँ पे प्रोटॉन को हम एक्सेलरेट कराते हैं लाइट के स्पीड से पहुंचने में। तो उसी तरीके से ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स है सिंक्रोट्रॉन्स, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को जब आप नियर लाइट के स्पीड के अराउंड में जब आप इसको एक्सेलरेट करा के पहुंचाते हो और इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये क्या करता है कि रेडिएशन जो है एमिट करता है, जिसको कि हम लोग सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन बोलते हैं। चाइना ने, और ये जो रेडिएशन है ये लाइट होता है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट, बेसिकली लाइट जो है ये जनरेट करता है सिंक्रोट्रॉन्स, ठीक है। तो आप समझ लो कि इससे हम लोग लाइट भी जनरेट कर सकते हैं, तो कल को पता नहीं सिंक्रोट्रॉन्स ही हो जाएंगे। तो चाइना ने एशिया का ब्राइटेस्ट सिंक्रोट्रॉन डेवलप किया। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग हमने आपको बता दिया। तृष्णा मिशन क्या है, इसरो और CNES फ्रांस का स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलके एक सैटेलाइट बनाया है जो कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। आज के ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के ज़माने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा टेम्परेचर जो है विद इन लिमिट्स रहे। इसके लिए इंडिया और फ्रांस ने ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के थ्रू तृष्णा मिशन लॉन्च किया है, जो ये बताएगा कि कितना सरफेस टेम्परेचर है, वाटर स्ट्रेस है, सब के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा, ठीक है। जूनो मिशन क्या है, नासा का मिशन है, जुपिटर पे जाके वहाँ के स्ट्रक्चर ये सब को स्टडी करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्मा टेलीस्कोप क्या है, चिले में, आपको पता है अगर चिले की बात करें दोस्तों, तो चिले में आपका एक अटाकामा डेजर्ट है, ऑफकोर्स बहुत ही फेमस डेजर्ट है। वहाँ पे एक टेलीस्कोप हम लोगों ने रख दिया है, अल्मा टेलीस्कोप। वो क्या करेगा कि गैलेक्सीज, स्टार्स, ये सब से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको स्टडी करेगा। टेलीस्कोप का वही काम ही है, ठीक है। अर्थ केयर मिशन क्या है, अर्थ के केयर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ने मिलके एक क्लाउड एरोजोल रेडिएशन के इंटरेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए मिशन लॉन्च किया। ये क्या है, देखो हमारा जो क्लाउड है दोस्त, जो हमारा जो क्लाउड बनता है वो आपको पता है कि पानी जब इवेपोरेट होता है, पानी जब आपका इवेपोरेट होता है तो उसके बाद में कंडेंस होकर वो क्लाउड बनता है। उसी तरीके से आपको पता है कि जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो वो क्या करता है, रिलीज करता है, एरोसोल रिलीज करता है। एरोसोल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट। या फिर आपको मान लो कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, डस्ट पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो वो सब एरोसोल रिलीज करता है। और ये जो है ना एरोसोल, सन रेज जब आपको आता है, सन रेज, सन के जब रेडिएशन आते हैं, इन सोलर, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जब आते हैं तो एरोसोल के पार्टिकल्स के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई रिफ्रैक्ट कर लेता है, कोई स्कैटर करता है। और ये जो रेडिएशन है ये बहुत ही ज़्यादा फिर ना मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना इवेपोरेशन होगा, कितना वहाँ पे क्लाउड बनेगा। तो ये सब बहुत ही इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसी के लिए अर्थ केयर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान ने लॉन्च किया है टू स्टडी दिस इंटरेक्शन एंड टू एड्रेस द क्लाइमेट क्राइसिस जो हमारा अभी चल रहा है। लिग्नोसैट क्या है, ये वुडन सैटेलाइट है, जापान ने द्वारा बनाया है, वुडन। अभी देखो हम लोग का क्या होता है कि ये सब
अलग अलग हम लोग जो सैटेलाइट बनता है उसमें पता नहीं क्या क्या हम लोग मेटल्स वगैरह ये सब यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील पता नहीं क्या क्या यूज करते होंगे। तो वो सब बहुत ही इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल होता है, और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी स्पेस में भी रहे इसके लिए वुडन सैटेलाइट जापान ने बनाया है। तो ये सब क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा सैटेलाइट, तो ये सही चीज़ है। अगर बात करें तो डार्क मैटर क्या है आपका, बहुत ही इनविजिबल, ऑफ कोर्स डार्क मैटर इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये इनविजिबल है, ठीक है। और ये 27% यूनिवर्स का अकाउंट करता है टोटल, अगर मैटर एनर्जी का अगर आप देखोगे कंपोजिशन तो 27% ये अकाउंट करता है। अब ये इनविजिबल है तो ये लाइट को ना एमिट करता है, लाइट को ना ये एमिट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो पता फिर कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है कि ग्रेविटेशनल लेकिन इसका इफेक्ट है, क्योंकि मैटर है तो ग्रेविटी तो लगाएगा अपना, इसका जो मास होगा उसके हिसाब से। तो जब भी हम इस लाइट को भेजते हैं तो ये क्या होता है, ये गैलेक्सी के आसपास में रोटेट ऐसे लाइक आपका जो है ये ऐसे घूम जाएगा, बेंड हो जाता है लाइट, तब हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पे डार्क मैटर आपका है, ठीक है। या फिर कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि जो रोटेट हो रहा है, जो स्पीड, जिस स्पीड से गैलेक्सी रोटेट हो रहा है वो स्पीड कुछ और होना चाहिए, जो मास हमको दिख रहा है गैलेक्सी का उस हिसाब से कुछ और स्पीड से रोटेट होना चाहिए, बट ये कुछ और स्पीड से हो रहा है, तो मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा मास है, और वो डार्क मैटर होता है। दिस इज 27%। डार्क एनर्जी क्या होता है, डार्क एनर्जी आपका 68% यूनिवर्स का आपको अकाउंट करता है, ठीक। और ये मिस्टीरियस फोर्स है, जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है, वो डार्क एनर्जी देता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ये 68% यूनिवर्स का ये ओलंपस मॉन्स क्या है, मार्स का टॉलेस्ट वोल्केनो है ये, मार्स का टॉलेस्ट वोल्केनो है। और यहाँ पे फ्रॉस्ट भी डिस्कवर किया गया जिससे ये बताता है कि मार्स पे भी आपको वाटर साइकिल होगा, ठीक है। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में हो गया है, क्योंकि उसी से हमारा ट्रांजिस्टर ये सब बनता है, उसी से हमारा प्रोसेसर बनता है, और इसीलिए हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्लांट्स लगाना चाहते हैं जिसको कि सेमीकंडक्टर फैब यूनिट बोलते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट्स। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईआईटी बॉम्बे ने ये एक इमेजर लेके आया है, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, जो सेमीकंडक्टर को इमेज कर पाएगा, और वो वन ऑफ द प्रोसेसेस है इन सेमीकंडक्टर का ये फैब्रिकेशन में। तो दैट इज लाइक रियली गुड थिंग। कोल गैसिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। कवच सिस्टम क्या होता है, देखो अगर जब आपका जॉब हो जाएगा तो उसके बाद में आप जो है एनआईसी से आपको एक ईमेल आपको ओपन करना पड़ता है, जिसका कि अगर आप लॉगिन करना चाहोगे तो email.gov.in पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे फिर आप अपना क्रीडेंशियल्स डालते हो, और फिर उसके बाद में वो ओटीपी एक भेजते हैं, जो नंबर पे नहीं भेजते हैं आपके, वो भेजते हैं कवच का एक ऐप आता है उस पर भेजते हैं, राइट। क्योंकि नंबर तो आपका पर्सनल है, ये तो आपका ऑफिशियल चीज़ है, आप कहीं भी जाओगे लेकिन वो कवच सिस्टम रहेगा। तो कवच वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट कि ईमेल आईडी जैसा गवर्नमेंट का वहाँ पे सिक्योर रहे। उसी तरीके से ट्रेन के लिए एक कवच सिस्टम डेवलप किया गया है जो कि कॉलिजन अवॉइड करवाएगा। तो उसमें जो है जीपीएस का यूज़ करते हैं, आरएफआईडी का यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सब का, सो दैट कि कॉलिजन नहीं हो। तो ये कवच सिस्टम ट्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। टी कोरोना बोरियालिस क्या है, ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। देखो 2 स्टार सिस्टम भी होता है जो एक दूसरे के आसपास में ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें एक आपका रेड जायंट है और दूसरा एक आपका व्हाइट ड्वार्फ है। रेड जायंट क्या होता है, जब आपका मान लो स्टार के अंदर में जब आपका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फिर जब लेटर स्टेज उसका पहुंचता है तो फ्यूल उसका खत्म हो गया है तो वो रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग रेड जायंट बोलते हैं। व्हाइट ड्वार्फ आपको मैंने समझा दिया है कि व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है। व्हाइट ड्वार्फ आपको अगर याद नहीं होगा तो आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। तो इन दोनों का एक ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, और यहाँ पे हमेशा ही एक्सप्लोजन होते रहता है, नोवा एक्सप्लोजन हर 80 साल में यहाँ पे एक्सप्लोजन होते ही रहता है, इसीलिए थोड़ा सा पता रहना चाहिए। लूनर केव क्या है, आपका मून का एक सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। इसी ट्रैंक्विलिटी वाले जगह पे हमारा अपोलो मिशन लैंड किया था, जहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था दिस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड बट अ जायंट लीप फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। तो वही मून का जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वाला पार्ट है वहीं पे जो है लैंड हुआ था हमारा अपोलो मिशन, जहां पे पहला पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड दूसरा पर्सन वाज बज एल्ड्रिन। ओके, बज एल्ड्रिन ने बोला था मैग्निफिसेंट डेसोलेशन,
अगर आप सोचोगे कभी कि आप चंद्रमा पे अकेले, यू आर द ओनली पर्सन, यू नो कि भाई इस पूरे प्लेनेट पे कैसा लगेगा, हाउ वुड इट फील, समझ रहे हो। तो दैट सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मून का है, वहां पे एक अंडरग्राउंड एक वोल्केनिक पैसेज डिस्कवर किया गया है, ठीक है, अंडरग्राउंड एक पैसेज, ठीक। तो उसको जो है बाद में एक्सप्लोर किया जाएगा। केस्लर सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया है कि स्पेस में, ऑर्बिट में अगर बहुत सारे सैटेलाइट हो तो कोलाइड करते हैं तो डेब्रिज क्रिएट करते हैं, एंड फिर उसके वजह से उस ऑर्बिट में फिर बाकी आगे में सैटेलाइट्स को भेजना मुश्किल हो जाता है। मार्स ओडिसी ऑर्बिटर क्या है, नासा का ये एक मार्शियन मिशन है, जो ओलंपस मॉन्स हमने ऊपर देखा ना कि मार्स का टॉलेस्ट वोल्केनो है, उसको मैप करने के लिए मार्स ओडिसी मिशन है, ठीक है। टियानलोंग 3 रॉकेट क्या है, ये अभी हमने देखा था ना कि स्पेस एक्स ने एक ऑटोमेटिकली जो है लैंड कराने वाला रॉकेट अभी ये किया था कि ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा है जहां पे उसने लॉन्च किया था। उसी तरीके से चाइना का ये प्रोजेक्ट है टियानलोंग 3। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपको पता होता है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक में आप फेस आईडी जो आपका होता है उसी उसी के बारे में। स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है, जैसे मान लो कि आपको एसबीआई का ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो एंड्रॉइड में, तो कभी कभी क्या होता है कि थर्ड पार्टी भी ना कोई अपना ऐप रखता है, ठीक है, उसी तरीके से दिखने वाला। अब वो क्या करेगा, जब भी आप ऐप जो है उसको इंस्टॉल करोगे तो एक मालवेयर जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसके साथ में वो भेज देता है, जिससे क्या होगा कि जब भी आप बैंक वगैरह का ऐप यूज़ कर रहे हो तो क्रेडेंशियल्स जो आप भी डालोगे लॉगिन के टाइम में वो फिर वो सेव कर लेता है, फिर वो यूज़ कर सकता है। इसलिए कभी भी बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव आपका ये होता है उसके लिए हमेशा ट्रस्टेड ये जो ऑफिशियल ऐप है उसी का यूज़ किया कीजिए। ये नहीं कि भाई जो थर्ड पार्टी ऐप हो तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है तो उसको यूज़ कर लेना। लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, वो वायरलेस है, राइट। ये लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडेलिटी, लाइट के थ्रू, जैसे मान लो ये लाइट है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जहां तक लाइट जा रहा है उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो जैसे मान लो दीवार के उस साइड में लाइट तो ये नहीं जा रहा है तो उस साइड में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जहां पे आपको बहुत ही सिक्योर अगर कम्युनिकेशन करना है, जैसे मान लो एक रूम में बैठे हुए हैं, अब अगर वाईफाई यूज करोगे तो दूसरा वाला रूम के बाहर भी जा सकता है, उसका सिग्नल वो भी सुन सकता है वाईफाई के साथ अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। लाईफाई जो है रूम के बाहर नहीं जाएगा, तो इट इज़ अ वेरी सिक्योर कम्युनिकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल अगर आपको अगर कुछ कम्युनिकेशन करना हो बहुत ही सीक्रेट, तो आप लाईफाई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। ट्रांसपोजोन्स क्या है, अभी हमने देखा था ना जंक डीएनए, तो जंक डीएनए का ही एक पार्ट था जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स ये होता है कि वो डीएनए का एलिमेंट जो जीनोम में घूमते रहता है, कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक। इसी को हम लोग ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। पहले लगता था कि ये भी जंक डीएनए है, लेकिन अब हमको पता चला है कि ये भी काम करते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, इस तरीके से इसमें ये हेल्प करते हैं इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन इवोल्यूशन। तो ट्रांसपोजोन्स जो है पहले जंक डीएनए का पार्ट माना जाता था, अभी भी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म क्या है, देखो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले क्रिस्पर क्रिस्पर कैस 9 एक जीन एडिटिंग टूल के बारे में सुना था, बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल एक सीजर की तरह है जो डीएनए को तोड़ ताड़ के जो है इधर उधर ये करता है। ये आर्टिफिशियल है ना, एक नेचुरल इसका अल्टरनेटिव है, उसी को हम लोग ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म बोलते हैं। दिस इज अ नेचुरल डीएनए एडिटिंग टूल, और इसके वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशनाइज हो सकता है बाद में। जीएम मस्टर्ड क्या है, एक हमारा जो है मस्टर्ड का तो धारा मस्टर्ड एच हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वैरायटी लॉन्च किया गया है। ये बहुत पहले लॉन्च किया गया था, इसका टेस्टिंग वगैरह हो गया, बट अभी तक कॉमर्शियली इसको रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। अभी तक इसका पेंटल जी ने इसको बनाया था, तो अभी तक इसको कॉमर्शियली रिलीज नहीं किया गया। अभी तक हमारे इंडिया में बस बीटी कॉटन को कॉमर्शियली रिलीज किया गया है, ठीक। टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार के कोर में होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सब जुड़ के हेवियर न्यूक्लियाई बनते हैं। लेकिन वो इंडिया मतलब लाइक प्लैनेट पे ऐसे लाइक बहुत ही एनर्जी उसको देना पड़ता है, तो ऐसे लाइक नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होता है वो फिजन से होता है, हेवी न्यूक्लियाई को हम लोग तोड़ते हैं, दैट इज लेस एनर्जी वाला चीज। इसलिए यूरेनियम हम यूज करते हैं क्योंकि उसको तोड़ते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन में। टोकामैक क्या है, ये फ्यूजन क्रिएट करना चाहता है। तो इसमें जैसे मान लो एक बहुत ही सिलेंडर टाइप का ऐसा होता है, मतलब छोटा सा टायर टाइप का होता है, और उसमें जो है ना फ्यूजन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। तो चाइना जापान ये सब जो है ना इसमें
सक्सेसफुल रहा है टोकामेक ऐसे रिएक्टर को जनरेट करने में जो कि फ्यूजन कर पाए। तो चाइना का जो है जैसे मान लो कि HH70, जापान का JT60 ऐसे ये सब है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है? देखो अर्थ की अगर आप बात करोगे तो अर्थ के ऊपर में ऐसा इन्वेलप की तरह जो है आपका कुछ रेडिएशन का बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स का वो एक बेल्ट है। और ये दो बेल्ट है, एक इनर बेल्ट है एक आउटर बेल्ट है ऐसे। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि सन से आपको पता है कि बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन जो आते हैं तो वो हमारा ओजोन लेयर जो है उसको हटा देता है। तो और भी बहुत सारे रेडिएशन सन से आते हैं। और ये जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है वो क्या करता है, उसको फिर जो है अर्थ के अंदर नहीं आने देता है। तो इट इज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेविंग अस फ्रॉम वेरी हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द स्पेस। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमें किसी को लॉन्च करना है, हमें कोई रॉकेट को भेजना है, तो अगर हम इस रेडिएशन बेल्ट से थ्रू जाएंगे तो हमारा रॉकेट भी इससे डैमेज होता है, इंपैक्ट होता है। इसीलिए जो भी रॉकेट हम लोग लॉन्च करते हैं उसमें रेडिएशन बैरियर का एक कवच हम लोग लगा के भेजते हैं। एंड हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बहुत ही मिनिमल अगर उसको ट्रैवल करना पड़े तो दैट विल बी वेरी गुड। मिनिमल ट्रैवल करना पड़े इस रेडिएशन बेल्ट के थ्रू। और इसमें दो बेल्ट है, इसी को हम लोग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। और इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वैन एलन ने इसको खोज किया है। तो यही है दोस्तों, डोनट शेप्ड है क्योंकि डोनट कैसे होता है, इतना आपका क्रस्ट होगा बीच में फिर आपका जगह होता है, उसी तरीके से ये देखो इतना आपका क्रस्ट है और बीच में ये जगह है। गोड्डा प्रोजेक्ट क्या है? गोड्डा आपको झारखंड में एक जिला है जहाँ पे ये निशिकांत दुबे जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पे अडानी ने एक थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किया है जिससे कि हम बांग्लादेश को पावर भेज पाएंगे। थर्मल पावर प्लांट है गोड्डा में, इसलिए गोड्डा प्रोजेक्ट। लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड बोलते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के ज़माने में। इलेक्ट्रॉनिक अगर व्हीकल की बात करोगे, ईवी की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये लिथियम, आपको लिथियम पावर्ड बैटरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी हमारा मोबाइल होता है, जो आप देखते हो ब्लैक कलर का एक स्लैब टाइप का जो बैटरी आपका होता है उसमें लिथियम ही है। ठीक है, 3000 mAh तो 3500 mAh वो जो लिखा हुआ रहता है वो सब लिथियम पावर्ड बैटरी है। तो लिथियम का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत ही लाइट वेट है। इनफैक्ट लाइटेस्ट मेटल है, हाइड्रोजन हीलियम के बाद में लिथियम आता है, 3 है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को ये स्टोर करके रख सकता है। ठीक है ना, ये अपने आप डिस्चार्ज बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए तो फटाक से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत बार आप चार्ज कर सकते हो, खराब नहीं होता है। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है। लाइट वेट तो है ही, तो इसीलिए बहुत ही मतलब ज़्यादा आपका वेट भी नहीं बढ़ता है इसके वजह से। दैट इज़ वाई लिथियम इज यूज। अगर इसका आप एक्सट्रैक्शन की बात करोगे तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, साउथ अमेरिका में जो जगह है दोस्त, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, ये लिथियम ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिथियम के बारे में दैट विल बी मोर देन। हमारा जो है रियासी जिला में हमको मिला है कश्मीर के बहुत ही पोटेंशियल लिथियम का रिजर्व अभी भी, लेकिन दैट इज नॉट कन्फर्म। लाइक वो पोटेंशियल मिला है, उसको एक बार जो है ना जाके फिर देखना उखना पड़ेगा तब जाके कन्फर्म होगा। एंटी मैटर क्या होता है? मैटर का बेसिकली एक शैडो, उसी को मिरर जो करता है उसी को एंटी मैटर बोलते हैं। ये मैटर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। मैटर का मास वगैरह सब लगभग सिमिलर रहेगा, बस उसका चार्ज उल्टा रहेगा एंटी मैटर का। ठीक है, तो जब भी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से मिलते हैं, जब ये कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या होता है, एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलके खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, तो दैट इज एंटी मैटर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है? अभी देखो, आप लोग देखते हो कि इंडियाज गॉट लेटेंट में जैसे अभी कुशल भानुशाली आया, फिर भव्य शाह आया, तो ये लोग का क्या था कि कॉर्निया डैमेज नहीं है। देखो कॉर्निया, आपको आंख का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है साइंस में, तो कॉर्निया अगर आपका बाहर वाला पार्ट अगर डैमेज होता है तो उसको आप चेंज करा सकते हो, उसका आप फिर से आई का जो भी हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट वगैरह, ट्रांसप्लांट, जो जो आई डोनेशन होता है वो कॉर्निया का डोनेशन होता है। बट अगर किसी का रेटिना खराब है, जहां पे इमेज बन रहा है पीछे में, अगर वो खराब है तो वो चीज चेंज नहीं होता है, क्योंकि यही रेटिना से फिर बाद में आपको ब्रेन में जाता है सिग्नल, ब्रेन में आपको सिग्नल जाता है और फिर उसके बाद में आपका विजन बनता है। अब न्यूरालिंक जो इलॉन मस्क का कंपनी है उसने क्या किया है कि ये ब्लाइंड साइट करके एक चिप बनाया है जो बोल रहा है कि आपके, देखो आपके ब्रेन में अगर आप देखोगे, आपके ब्रेन में पीछे के पार्ट में यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स एक होता है, एक पार्ट है ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स। वो क्या करता है कि जो भी आपका इमेज वाला, जो भी आपका विजन वाला जो ऑप्टिक नर्व है, वो सारा मैसेज यहीं पे विजुअल कॉर्टेक्स के पास भेजता है।
वो बोल रहा है कि बस अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स बढ़िया है, कॉर्निया खराब हो, रेटिना खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका विजुअल कॉर्टेक्स बढ़िया है तो हम एक अलग अल्टरनेटिव पाथवे जनरेट करेंगे इमेज के लिए। वी डोंट नीड कॉर्निया, वी डोंट नीड रेटिना। ये ब्लाइंड साइड चिप क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव पाथवे क्रिएट करेगा जिससे कि आप देख सकते हो, तो जिनका रेटिना भी खराब है वो भी देख सकते हैं। तो समटाइम इन द फ्यूचर ये पॉसिबल है, और इसीलिए एफडीए ने, यूएस का जो एफडीए है, इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस दिया है इस ब्लाइंड साइड चिप को। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑन चिप क्या है, एक चिप है जिसमें ऑर्गन को सिमुलेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप अभी आप देखोगे कि गिनी पिग्स इतना फेमस हो गया है क्योंकि कोई भी अगर हम लोग दवा बनाते हैं तो हम लोग उसी पे चेक करते थे पहले, और उसमें बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते थे। तो ये जो एनिमल टेस्टिंग होती है उसमें बहुत सारा मतलब एथिकल कंसर्न्स है दोस्तों, है ना। तो अब मान लो कि हम अगर चिप को, ऑर्गन्स को अगर हम चिप पे सिमुलेट कर सकते हैं, तो जैसे अस्थमा के लिए अगर कुछ हमको इनहेलर टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, लंग्स को सिमुलेट करेंगे ह्यूमन ऑर्गन को, और हम लोग चेक करेंगे कि उससे क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी एनिमल टेस्टिंग है वो कम हो जाएगा, एथिकल कंसर्न्स खत्म होंगे, और इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्टेड मार्केट है। दैट इज ऑर्गन ऑन चिप, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सिमुलेट कर रहे हो ह्यूमन ऑर्गन्स को। विश्वास बाय ब्लॉकचेन स्टैक क्या है, ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस देने की बात करता है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप कोई भी अगर चीज यूज करते हो, जैसे मान लो कि कुछ जैसे मान लो कोई कोचिंग वोचिंग चला रहा है, तो आप देखते हो कि वीडियो उसके पोर्टल पे डल जाता है। ठीक है, तो वीडियो जिस पोर्टल पे डलता है तो अलग अलग जो है ना कंपनी ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम आपको दे हैं सर्वर वगैरह दे रहे हैं कि आप अपना वहाँ पे बस वीडियो अपलोड कर दीजिए, यू डोंट नीड टू सेट अप योर ओन सर्वर, और ये सब हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं। आप जो है हमें मंथली कुछ दे दीजिएगा, इतना हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज है, और बाकी सारा चीज़ हम लोग हैंडल कर लेंगे कि आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो फिर जो है वो बढ़िया से चले, सब चीज़ हो, वो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो दैट इज सॉफ्टवेयर वो लोग सेल कर रहे हैं एज अ सर्विस। दिस इज हाउ इट इज। जैसे मान लो कि बहुत सारे कंपनी, आपको ईमेल्स भी बहुत सारे आते होंगे अलग अलग मार्केटिंग के, कंपनीज के, कोचिंग वाला के, कि ये हो गया वो हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कंपनी को हायर कर देते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो जो है ना वो शेड्यूल वगैरह करता है ईमेल मार्केटिंग कंपनी, और उसके हिसाब से आपको ईमेल्स आते हैं। तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ब्लॉकचेन बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक आपका अभी डेवलपमेंट है। इससे क्या है कि आपको बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड एक प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी मतलब टैंपर नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन अब किसी को भी यूज़ करना हो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं करे, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस भी हम लोग देना चाहते हैं। तो मेइटी ने ये काम किया कि विश्वास ब्लॉकचेन स्टैक टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन बेसिस ये सब पे होगा। विज्ञान धारा स्कीम क्या है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंटर ही पूरा अपना पैसा वैसा देगा, जिससे कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये सब में थोड़ा और इकोसिस्टम को बेटर करना चाहते हैं। ग्राफीन क्या है, बस एक लेयर होता है ग्राफीन, एक लेयर ऑफ कार्बन एटम होता है, हेक्सागोनल वे में अरेंज होता है। हेक्सागोनल क्या होता है, ऐसे होता है। तो इसमें जो है अरेंज होता है कार्बन, जब सॉरी इस तरीके से जब अरेंज होता है तो इसको हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। और ये इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी इतना तगड़ा है, जैसे ये स्टील से भी 200 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। तो ये लोग ना इसका ग्राफीन का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, और इसलिए मेइटी ने क्या किया है कि केरला में एंड कर्नाटका में एक इसका ग्राफीन के लिए एक इनोवेशन सेंटर जो है डेवलप किया है। ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, बायो मेडिकल सेक्टर से सब में यूज और इसका कर सके। अब दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, तो एनएलपी क्या होता है दोस्त, कि एक ये एआई का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग क्या सिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं एआई को कि आप ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें, और उसके बाद में उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेज को जनरेट करें। ठीक है, तो क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग और एनएलपी दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो वहाँ से बेसिकली कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको भी हम लोग सिखा सकते हैं। तो दैट इज़ रियली गुड। पोलारिस डॉन मिशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये आपका मिशन है, और ये स्पेसएक्स के द्वारा जो है ये मिशन को कंडक्ट कराया गया था, कुछ टाइम पहले की ही बात है, 1-2 महीने पहले की ही बात है। तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, एस्ट्रोनॉट्स को अपने एक उसमें भेजा रॉकेट में, और वहाँ पे सैटेलाइट्स पे क्या किया, वो लोग निकला,
जो है ना बाहर निकला और मतलब प्राइवेट स्पेस वॉक किया। ठीक है, स्पेसएक्स के द्वारा ये पहला ऐसा था जहाँ पे स्पेस वॉक किया, ऐसा निकल के बाहर ऐसे मतलब मुंडी निकाला और फिर उसके बाद में अंदर गया। तो दैट एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ह्यूमन से सबको मून पे भेजोगे तो आपको उनको बाहर निकालना है। तो उस एटमॉस्फेयर में कैसा कॉस्ट्यूम रहे, कैसा जो है ना कंडीशंस रहे, सो दैट कि दे कैन सर्वाइव दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट था जो कि सक्सेसफुली पास किया है। आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, और ये बेसिकली जो नासा का मिशन है आर्टेमिस मिशन, उसके लिए एक प्रिपरेटरी स्टेज है, राइट, क्योंकि उसमें भी एस्ट्रोनॉट को बाहर जाना है, ह्यूमंस को मून पे जाना है। हमारा वीनस को हम लोग शुक्र ग्रह भी बोलते हैं हिंदी में, तो शुक्रयान 1 इसको हम लोगों ने नाम दिया है। जो वीनस पे मिशन हमारा जाने वाला है, वो इसरो का पहला मिशन होगा वीनस पे, वो 2028 तक जाने वाला है, उसको हम लोग वीनस ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। चंद्रयान 4, देखो दोस्तों अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 में क्या किया था, हमारा विक्रम लैंडर था जो लैंड किया मून पे, और उसमें से क्या निकला, प्रज्ञान रोवर निकला जो चला ऐसे थोड़ा दूर, और वहाँ से जो थोड़ा कुछ अपना इनपुट्स भी उसको जो मिला वो यहाँ पे भेजा। अब हम क्या चाहते हैं चंद्रयान 4 में कि वो जाए हमारा जो भी मिशन है और वहाँ से कुछ कलेक्ट करे सैंपल को, मून से कुछ वहाँ से रॉक सॉइल ये सब लेके आए और उसको यहाँ पे फिर इंडिया में लेके आए उसको। ठीक है, अपने अर्थ पे लेके आए, प्लैनेट पे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग लूनर स्पेस, हेलो, From Amazon regarding a return pickup for items. Non-insulated water bottle 2,000 milliliters, hot water. चंद्रयान 4 क्या है दोस्तों, देखो हम लोगों ने चंद्रयान 3 में क्या किया कि हम लोगों ने एक विक्रम लैंडर को भेजा था जो लैंड किया वहां पे मून पे, और प्रज्ञान रोवर था जो वहां पे जाके थोड़ा चला वाला भी। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो है ना जाए वहां पे, तो कुछ सैंपल रिटर्न करके आए, ले करके आए वहां से सैंपल, जैसे वहां से सॉइल रॉक ये सब का सैंपल ले करके आए हमारा यहाँ पे अर्थ पे, सो दैट कि हम लोग भी कभी बाद में 2040 तक में क्रूड मैन मून लैंडिंग करा सके, कि मून पे हमारा भी कुछ ह्यूमन लोग वहां से जाए और वहां पे मून पे लैंड कर पाए। ठीक है, तो इसरो का ये लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है जो कि चंद्रयान 4 है। ठीक है, क्वाजर्स क्या होते हैं, जैसे देखो गैलेक्सी जो भी कोई होता है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मास है, और इन सब मास को एक जगह रखने के लिए जनरली क्या होता है कि गैलेक्सी के बीच में आपको एक ब्लैक होल रहता है। वो ब्लैक होल का बहुत ज़्यादा मास होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो वो क्या करता है कि सारे मास को ये जो है ना एक जगह रखता है, इसीलिए गैलेक्सी के बीच में आप देखोगे कि हमेशा एक ब्लैक होल होता है। और ये जब ब्लैक होल क्या करता है, जब अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्रीशन होता है, मैटर जो है ना इसके साथ में ऐड होता है, और जब ये एक्रीशन होता है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिनस जो है ना, मतलब ऐसा लाइक लाइट वगैरह एमिट होता है इस बीच से, ब्लैक होल से, नाम है ब्लैक, बट बहुत ही ज्यादा ये ब्राइट होता है, क्योंकि जब ये एक्रीशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट होता है। एंड इसीलिए क्वाजर्स, ये इसी को क्वाजर्स बोलते हैं बेसिकली। ये जो बहुत ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला जो कोर है उसको हम लोग क्वाजर्स बोलते हैं, जो कि गैलेक्सी के सेंटर पे होता है, जो ब्लैक होल निकालता है रेडिएशन, और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स का, क्वाजर्स ये होता है। विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है, हम लोग देखो वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। वन हेल्थ में हम लोग ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अगर हेल्थ को अगर आपको अच्छे से रखना है, तो यू नीड टू ऑल्सो केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग का सारा का जो है ना हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अभी आपने देखा कि कोविड-19 जब हुआ तो वो किसी एनिमल से ही तो आया था, वुहान के, या फिर आप इबोला डिजीज देख लो। तो ये सब जो है ना एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है, एंड देयरफॉर ये सब, इनको हम लोग जीनोटिक जूनोटिक डिजीज बाय द वे बोलते हैं। तो ये वन हेल्थ मिशन में सारे लोगों का हम लोग हेल्थ का ये ध्यान रखते हैं। तो विषाणु युद्ध अभ्यास यही है हमारा वन हेल्थ मिशन के अंदर में,
ये प्रिपेयर्डनेस हम चेक करना चाहते हैं कि जूनोटिक डिजीज का अगर आउटब्रेक हो तो किस तरीके से हमारा होगा, किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए। सर्कमन्यूटेशन क्या होता है कि प्लांट्स अगर आप देखोगे तो सीधा नहीं ग्रो करता है ऐसे, वो एकदम लहरिया मार मार के ग्रो करेगा। तो ये जो लहरिया मारता है इसीलिए मारता है क्योंकि ये अपने सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करता है, कोई सपोर्ट अगर उसको वहां से मिल जाए, रिसोर्स वगैरह एक्विजिशन अगर हो पाए कुछ, तो इसीलिए ये ऐसे ऐसे चेक करते हुए जाता है। दिस इज कॉल्ड सर्कमन्यूटेशन। ये अगर पाथ आप देखोगे तो इलिप्टिकल टाइप का पाथ इसका बनता है। जैसे हम लोग का इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उसी तरीके से ट्रीज प्लांट्स अगर आप देखोगे तो दिखता तो है ऐसे अलग अलग, लेकिन अगर उसके अंदर में जाओगे, रूट्स में जाओगे, सॉइल के नीचे जाओगे, तो इसके रूट्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं ऐसे पतले पतले नेटवर्क से, देख रहे हो। ये माइकोराइजा जो फंजाई है ये कनेक्ट करता है एक दूसरे प्लांट्स ट्रीज के रूट्स को, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर, केमिकल, ये सब एक दूसरे से इंटरचेंज एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड देयरफॉर इसको वुड वाइड वेब हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर साइंस एंड टेक गाइज। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ बताइए। बहुत ही मेहनत से ये हम लोगों ने ये मटेरियल बनाया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 13th। एग्ज़ाम के बाद में आप लोग आइएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पेपर को, कुछ कट ऑफ का भी कुछ एस्टिमेशन लगाएंगे और मेंस की फिर तैयारी करेंगे। थैंक यू ऑल।